नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं सृष्टि शर्मा और कुछ ही देर में मेरे सहयोगी अभिषेक और डिम्पी भी हमारे साथ होंगे और हम बने रहेंगे आपके साथ अगले 2.5 घंटे, जहां पर आज के लिए बाजार में आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति, इस पर भी आपको गाइड करेंगे और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी धीरे धीरे करके हमारे साथ मौजूद जरूर होंगे। कल के बाजारों की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा संभलने की कोशिश जरूर कर रहा था बाजार, पर कुछ एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। आज किस सेक्टर किस स्टॉक की बारी है ये समझेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ब्रोकरेजेस के रडार पे और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। पर आगे बढ़ने से पहले आपके सामने रख देते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर है बाजार की फिलहाल नजर। ग्लोबल बाजारों के संकेत की बात करें तो वहां पर कई मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कल डाउ जोन्स में हल्की गिरावट जरूर रही, पर नैस्डैक में कई दिनों के बाद हल्की सी रौनक जरूर आते हुए दिखी। अभी गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहां से पॉजिटिव संकेत ही मिल रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो है थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। एशिया बाजारों से भी फिलहाल कुछ खास क्यूज नहीं है। इसके अलावा कमोडिटीज में भरपूर एक्शन रहा, क्योंकि कल देखें तो एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर हुई, डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी जरूर आई। इसी का सहारा लेते हुए क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, इन सभी में देखें तो आप अच्छी तेजी देखने को मिली। पर एफआईआईज की कैश मार्केट में बिकवाली घरेलू बाजार में रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि कल 35वें दिन उन्होंने बिकवाली की है। हालांकि इस पूरी सेशन में डीआईआईज का सपोर्ट जरूर है, पर कहीं ना कहीं मार्केट्स इसको लेकर थोड़ा सा नर्वस जरूर आते हुए दिख रहा है। पर आईपीओ मार्केट में भी लगातार एक्शन है और आज खुलेगा एनटीपीसी ग्रीन का 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ। तो उससे जुड़े अपडेट्स एक एक करके हम आपके सामने रखते रहेंगे। तो ये थे 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर है आज बाजार की नजर। पर आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत देखने को मिल रहे हैं। और अभिषेक, गुड मॉर्निंग। आपसे ही समझना चाहेंगे कि ओवरनाइट क्या कुछ रहा यूएस मार्केट्स का हाल, और फिलहाल अगर हम देखें तो एशिया बाजारों से क्या क्यूज आ रहे हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। एशियाई बाजारों से आज चौतरफा तेजी के संकेत है और गिफ्ट निफ्टी को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि आज 7 दिनों की जो कमजोरी है उस पर आज ब्रेक लग जाएगी फाइनली जाकर, क्योंकि एफआईआईज के जो आंकड़े हैं वो भी धीरे धीरे बिकवाली की कम होते हुए दिख रहे हैं। कल 1400-1500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हुई है कैश मार्केट में, लेकिन अमेरिकी बाजार कल मिक्स्ड वहां पर क्लोजिंग हुई। 4 दिनों की कमजोरी के बाद हमने देखा नैस्डैक में करीब कल जो बढ़त रही 111 अंकों के आसपास की रही। टेस्ला के शेयर में कल हमने दूसरे दिन लगातार अच्छी तेजी दिखी, कल करीब 6% के आसपास की मजबूती पर शेयर बंद हुआ है। इसी चलते वहां पर थोड़ा हमने जोश आते हुए देखा है नैस्डैक में। डाउ जोन्स में लगातार हालांकि हम नरमी देख रहे हैं, कल हालांकि गिरावट कम रही है, 55 अंकों के आसपास की रही है। दिन भर एक रेंज बाउंड हमने कारोबार होता हुआ देखा है। कुछ और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम एक्शन की बात करें तो एक कंपनी है सुपर मार्केट कंप्यूटर। इनका जो शेयर है आफ्टर मार्केट में करीब 37% दौड़ा है। दरअसल सुपर मार्केट कंप्यूटर ने अपना नया इंडिपेंडेंट ऑडिटर नियुक्त किया है बीडीओ को, इसके चलते शेयर में जोश बना है। लेकिन नतीजों का एक्शन अमेरिकी बाजारों में बना रहेगा। आज वॉलमार्ट के नतीजे आएंगे और कल बहुत ही क्रूशियल नंबर होंगे इनवीडिया के। इनवीडिया के नतीजों से कहीं ना कहीं आईटी शेयरों की जो चाल होगी, नैस्डैक की जो चाल होगी, वो काफ़ी हद तक उस पर निर्भर है। देखते हैं कि नतीजे कैसे वहाँ से निकल के आते हैं। S&P 500 की 93% कंपनियों ने अपने नतीजे जारी कर दिए हैं, जिसमें से कि 60% करीब 75% नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं और 60% कंपनीज ने अपने आय के अनुमान को बीट किया है। तो नतीजों का सीजन अमेरिका में कम से कम ठीक ठाक रहा है और इन्हीं सब चीज़ों के चलते वहाँ पर लगातार हम तेजी देख भी रहे थे। एशियाई बाजारों की अगर हम बात करें तो गिफ्ट निफ्टी करीब 60 अंकों की तेजी 70 अंकों की तेजी हो गई है, 23,585 के आसपास कारोबार कर रहा है। जापान के बाजार में, चीन के बाजार में, हांगकांग के बाजार में, कोरिया के बाजार में हर तरफ आज तेजी का ही माहौल है। कल हमने निकेई में कमजोरी देखी थी, आज वो रिवर्स होती हुई दिख रही है। दरअसल हांगकांग में एक इन्वेस्टमेंट समिट होने वाला है और इस इन्वेस्टमेंट समिट में चीन के कई दिग्गज पॉलिसी मेकर हिस्सा लेने वाले हैं। तो देखना होगा कि उनके बयान किस तरह से निकल के आते हैं चाइना की इकोनॉमी को लेकर, हांगकांग को लेकर, स्टिमुलस को लेकर। और उस उम्मीद में ही आज हम देख रहे हैं कि खैर एशिया बाजारों में तेजी हो रही है, कुछ अच्छा स्टिमुलस को लेकर शायद चर्चा हो। मतलब उसका ऐलान तो वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन उसकी चर्चा, उसके हिंट जरूर वहाँ से मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। कल चीन के LPR यानी कि लोन प्राइम रेट के आंकड़ों पर नजर रहेगी और अगर हम
जापान से अगर हम कुछ आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो ट्रेड डेटा आ जाएंगे और शुक्रवार को महंगाई दर के आंकड़ों पर बाजार की नज़र होगी। लेकिन एक चैलेंज थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि वो है क्रूड को लेकर। हालांकि 3% के आसपास की हम उछाल देख रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा कोई ऊपर कच्चा तेल नहीं गया है, $72 $73 के आसपास पहुंच जरूर गया है। लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, अगर वो एस्केलेट होता है कुछ कुछ उसका इम्पैक्ट ज़रूर आता है। बाकी आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में भी इजराइल और हिजबुल्लाह हमास के बीच में भी युद्ध अभी भी चल रहा है। हालांकि उसका बहुत ज़्यादा कोई हमने इम्पैक्ट देखा नहीं है, लेकिन हाँ सेंटिमेंटली थोड़े से नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं। अभी भी हमारे बिल्कुल कंफर्ट रेंज के अंदर ही है कच्चे तेल का भाव। यील्ड की बात करें, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है वहाँ से। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए ठीक ठाक हैं। एफआईज की बिकवाली थोड़ी सी कम हुई है, थमी नहीं है। आप जैसा बता रही थी हेडलाइन में कि लगातार 35वें सत्र में एफआईज ने बेचा है। और अगर हम 27 सितंबर से देखेंगे तो अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली हो गई है। अकेले अगर हम नवंबर की बात करें, नवंबर में करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हो गई है। अक्टूबर की बात करें 1,15,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग थे। और दूसरी तरफ डीआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं। अगर एफआईज ने एक भी दिन खरीदा नहीं है तो डीआईज ने एक भी दिन बेचा नहीं है, ये भी याद रखने वाली चीज है। 28-29,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग डीआईज की इस महीने हुई है। तो देखना होगा कि किस तरह का सत्र आज बीता है। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं इन्हीं आंकड़ों के साथ ही। और डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी गुड मॉर्निंग। डीआईज लगातार बेच रहे हैं, हालांकि जो बेचने की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी कम होती हुई जरूर दिख रही है। वो बताइए कि लॉन्ग होल्डिंग में किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, और वायदा के जो आंकड़े हैं एफआईज के वो क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं? देखिए गुड मॉर्निंग। पहले तो सृष्टि आपको गुड मॉर्निंग। और देखिए ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि हाँ नंबर्स कम हुए हैं पहले के मुकाबले। इसका मैंने रीज़न भी आपको कल बताया था कि ऑलरेडी हम इतना पिट चुके हैं कि आपके पास बड़े नंबर्स नहीं आएंगे। और बड़े नंबर्स ना आने का फ़ायदा 2 हिस्सों में मिलेगा आपको। पहला हिस्सों में फ़ायदा होगा कि आपकी कन्विक्शन, देखो आपको 3 इंजेक्शन लगवाने थे, 2 इंजेक्शन आपने लगा लिए, तो जो 2 इंजेक्शन का दर्द होगा ना वो ज़्यादा होगा बजाय 3rd इंजेक्शन के दर्द के, क्योंकि 2 इंजेक्शन का दर्द आप झेल चुके हो कुछ। इसलिए अब मार्केट में अगर एफआईज अब माल बेचते भी है ना तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके अब आप आदी भी हो चुके हो और एक काफ़ी हद तक अब मार्केट में डिस्काउंट भी हो चुका है। दूसरा पॉइंट मार्केट के पास 22-23% के आसपास की लॉन्ग होल्डिंग्स है। ये मैंने देखा है, वैसे अगर घटने पर आए तो ये 10% तक भी जा सकती है, लेकिन इस बार मैंने देखा है कि ये 20 की एवरेज के नीचे नहीं जा रहा है। यानी इसने अपना बेस शिफ्टिंग जो किया है वो एक्सट्रीम पैनिक 9-10 वाला से अभी करीब 20-1 के आसपास किया है। तो मैं इसको 2 हिस्सों का पैनिक के तौर पर क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए, समझने के लिए भी और ये ट्रेड करने के लिए भी। समझना तो फिर भी एक दूसरे की बात है, लेकिन ट्रेड करने के लिए दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये बातें सारे लेवल्स बोल रहा हूँ तो मेरा अपना निजी एनालिसिस है मार्केट्स को लेकर, जो मैं आपके सामने पॉइंट रख रहा हूँ। दूसरा पॉइंट मैं 2 हिस्सों में बता देता हूँ। पहला, एफआईज के मेरे को 20 से 21% का एक बेस दिख रहा है, और दूसरा बेस मेरे को दिख रहा है करीब 13 to 14% के आसपास का एक बेस दिख रहा है। अगर आपसे मैं ये बात खुल्लम खुल्ला 3-4 दिन से कह रहा हूँ कि आप 100 रुपये में से 25 रुपये मार्केट के अंदर ज़रूर लगाएं, उसकी सबसे बड़ी वजह है मैं इस पहले नंबर के बेस के पास खड़ा हूँ जो कि 20-22% के आसपास की होल्डिंग्स बनती है। मैं कल का लेवल्स भी क्लियर कर देता हूँ। पहले करीब 68% तो रिटेल के पास है, 23% एफआईज के पास है, करीब 1% बढ़ा, ये 22 से 23 हुआ। रिटेल की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, 68% पे है, और डीआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, 45% पे लॉन्ग है। तो जस का तस मामला चल रहा है। तो इसलिए पहला बेस मेरे लिए ये 20 से 22% की एवरेज लॉन्ग होल्डिंग्स का है, जो कि एफआईज के तौर पर मेरे को दिख रही है। दूसरा पॉइंट, आपने जो भी नंबर्स बताया आप खुद ही देखिए, एक बार जरा वापस लगाना, ये सेल वाला ही, ये डीआईज का नहीं एफआईज का लगाइए, खाली एफआईज का सेल जहाँ पे एरो डाउन जोन है। आप देखोगे 3200, 2500, 1800 और घटा 1400। मैं ये नहीं कह रहा कि ये घट गए हैं नंबर या और आपके लिए अच्छा हो रहा है, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि नंबर छोटे छोटे हैं। इसका फ़र्क क्या पड़ता है? अभी आपने ये क्वेश्चन भी जोड़ा कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है। इसका फ़र्क ये पड़ता है कि पिछले 2 दिन से बैंक निफ्टी हर निशान में बंद है। भले वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ना आए हों, कल 180 पॉइंट और उससे पहले 71 पॉइंट्स जुड़े हों, लेकिन रुक गया मार्केट।
तो ये एक चीज़ आपको नोटिस करनी होगी। और दूसरा, आप 200 दिनों की एवरेज पे हो निफ्टी के, यहाँ पर हर एक अच्छी खबर की वैल्यू आप 10% से बढ़ाकर 30% कर लो, उसको 3 गुना कर देना। हर एक अच्छी खबर की वैल्यू, चाहे वो एफआईज की होल्डिंग का बनना हो, पक्का होना हो, चाहे उनके सेलिंग कम होना हो, चाहे सीएलएसए का स्टांस आना हो, जो भी खबर आएगी वो 10% ना होकर और 30% में कन्वर्ट हो जाएगी। एक और पॉइंट मैं एफआईज के नंबर्स के साथ ही क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मेरे से कल भी कम से कम 10 लोगों ने मेरे से बात पूछी कि इन्वेस्टमेंट्स का स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप कह रहे हैं 25% लगा देना चाहिए पैसा, फिर अगर आप इतना ही कन्विक्शन हाई रख रहे हैं तो फिर आप 50% क्यों नहीं बोल रहे हैं, 75% क्यों नहीं बोल रहे हैं। एक राउंड की बिकवाली अभी भी पेंडिंग है, बट ये लास्ट पेंडिंग है। मैं आपसे, अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि मैं जितना अपने डाटा एनालिसिस किया है और मेरी बैक टेस्टिंग है, उस सब में करीब 100% में से 75% का दर्द आप झेल चुके हो मार्केट्स के अंदर। 25% की एक खेप मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स की, दर्द की, गिरावट की, वो आ सकती है। ये कहाँ तक ड्रैग कर जाएगी? वैसे तो आप 200 दिनों के नीचे आप आके ट्रेड कर रहे हो, लेकिन फिर भी ड्रैग करने पे 500 से 700 पॉइंट्स ले सकती है। ये कैसे पता लगा? मैं अगर आपको निफ्टी का एक चार्ट दिखाऊं, 1 मिनट के लिए प्रोड्यूसर साहब मेरा चार्ट निफ्टी वाला एक बार स्क्रीन पर अगर आप दिखा पाएँ तो मैं एक पॉइंट आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती है। देखिएगा एक बार ज़रा, ये सारे 200 दिनों की एवरेज हैं, जो ये येलो लाइन है, इसमें इसने ये एवरेज नहीं तोड़ी थी, ये एवरेज नहीं तोड़ी थी। अभी हम इस एवरेज को हल्का सा तोड़ रहे हैं। ये आपके सामने मैं चार्ट को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अगर मैं प्रीवियस हिस्ट्री पे ही चला जाऊँ तो जैसे ये बार एवरेज टूटी हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये उस फॉल से करीब करीब अपना 3 से 4% है, ठीक है। ऐसे ही ये जब 200 दिनों के एवरेज है, और ये मैं बता देता हूँ, ये जो एवरेज है इस समय जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये कोविड का फॉल है, ये कोविड फॉल है, ये कोविड में हुआ था ये, और उसके बाद रिकवरी आई वी शेप, और उसके बाद फिर हमने कभी भी 200 दिनों के एवरेज को ब्रेक नहीं किया। अगर हमने ब्रेक किया भी तो फिर हमने कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं किया, हमने मेंटेन करते गए अपने आप को। ये चार्ट दिखाने का पर्पस सिर्फ यही है कि जिस जगह पर हम एक्चुअली में हम खड़े हैं वो अभी फिर से वही 200 दिनों की एवरेज बनी हुई है। तो यहाँ पर आके एफआईज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक पॉइंट के साथ इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँगा। 68% रिटेल के पास है। मैं ये नहीं कहता कि रिटेल को माल बेचना चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि रिटेल का माल स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होना चाहिए। मेरे से आप अगर मेरे से पूछेंगे अभिषेक जी कि क्या एक बदलाव चाहते हो एफआईज के नंबर में, तो मैं ये बदलाव चाहता हूँ। ये जो 68% वाली लॉन्ग होल्डिंग्स है ना रिटेल की, ये हो जाए करीब 60% से नीचे, और एफआईज की होल्डिंग हो जाए करीब करीब 35%। उसके बाद आप देखिएगा मार्केट के अंदर आपको पुल बैक बोलना नहीं पड़ेगा, पुल बैक स्क्रीन से फटाफट दिखेगा। तो ये थोड़ा सा चेंज अभी पेंडिंग है, ज़्यादा नहीं है। आपको मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन भी दे दी कि दर्द आप 75% झेल चुके हो, 25% झेलना बाकी है, बट वो होगा भी नहीं होगा उस पर भी मेरे को डाउट है, इसलिए मैं 25% पैसा लगाने के हक में हूँ। तो एफआईज का पूरा एनालिसिस हो गया। अब निफ्टी पर आते हैं। कल के सत्र में हमने देखा कि 23,350 का भी आंकड़ा बाजार ने छुआ, हालांकि जो क्लोजिंग हुई उसके 100 अंक ऊपर हुई। 7वें दिन गिरावट जरूर रही, लेकिन डिम्पी अगर हम आईटी स्टॉक्स कर देना तो आप कह सकते हैं कि बाजार हरे निशान में था। और निफ्टी बैंक तो बाकायदा करीब 184 अंक ऊपर बंद हुआ, लगातार दूसरे सत्र में तेजी रही। निफ्टी में आपको क्या लगता है कि अब ये उस लेवल तक आ गया है जहां से अब ज्यादा दर्द नहीं होगा, या फिर थोड़ा सा भी इंतजार कर लेना ठीक रहेगा? देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कोई बहुत ज़्यादा तो पेन अभी बाकी नहीं है, आप ऑलरेडी 75% पेन देख चुके हो। ये मैं एक सिंपल सी भाषा में आपके सामने पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने 25% जो दर्द की बात अभी खोली हुई है कि मार्केट के अंदर और पैनिक या और प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो किसी वजह से ही है। ये 22,800 के आसपास का बेस है, इसलिए मैं वही 5% की कैलकुलेशन डालता हूँ तो 2300 में 5% वो करीब करीब वैसे ही बनता है कि आपको 23,000 तक लेके आएगा। कल 23,300 आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। तो रफ 23,000 के आसपास की लेवलेज है, इसको मैं इसलिए 25% में डाल रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, आपने निफ्टी के लेवल्स के बारे में पूछा, और निफ्टी में कल आईटी माइनस करके पूछा। देखो, एक चीज़ मैं आपको कई बार बोलता आया हूँ कि आपको 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान देनी है। पहला, मार्केट के अंदर फियर इंडेक्स क्या कर रहा है, यानी कि मार्केट्स के अंदर फियर कितना है। कल जब फियर इंडेक्स करीब 8% बना
8% चला तो मार्केट को भरभरा के नीचे भी आना पड़ा और काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। लेकिन जैसे जैसे विक्स कंप्लीट होता गया, यानी कि अपनी गिरावट को उसने आधा कर दिया, आप देखेंगे निफ्टी ने भी कल दिन में कम से कम 3 बार अटैम्प्ट लिया हरे निशान में आने की, और बैंक निफ्टी ने तो एक बार भी लाल निशान में नहीं गया। ये बात तो सच है कि बाजार इस समय लाइट है। मैं आपको एक ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से पोजीशन बनाता हूँ। 4,85,000 रुपये की पोजीशन और ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन है। 4,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। ये एवरेज कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख होते हैं। ये अभी भी 15,000 कॉन्ट्रैक्ट कम है, यानी कि मार्केट अभी भी लाइट है। लाइट कहने का मतलब, मैं अगर आपको ऐसे करूंगा तो आप तुरंत आगे भागोगे, अगर मैं ऐसे करूंगा तो आप तुरंत मेरी तरफ खींचे आओगे, क्योंकि आपका वजन नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा होता तो मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाने में, गिरने में या उठाने में लगानी होती। इसलिए ये बैक ऑफ द माइंड अपने दिमाग में हमेशा रखना कि जो हम जिस पेन की बात बोल रहे हैं, जिस दर्द की बात बोल रहे हैं, वो अभी भी 20% तक का है, क्योंकि एक छोटा सा भी नेगेटिव, एक छोटा सा भी धक्का आया तो आपको थोड़ा और जाना पड़ेगा नीचे। लेकिन आप खींचोगे भी बहुत फास्ट, ध्यान रखना इस बात का भी, आप खींचोगे भी बहुत फास्ट। इसलिए उस खींचने की वेट करो। अभी उस खींचने का लेवल्स नहीं आया, ना ही डाटा हमको कहीं स्क्रीन पर दिख रहा है, बट खींच सकते हो। इसकी प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे करके हाई बनती जा रही है, ऊपर खींच सकते हो आप, ठीक है। तो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 25% पैसा मार्केट के अंदर ज़रूर लगाओ। अब आप बोलोगे सर निफ्टी को कैसे प्ले करें? निफ्टी को प्ले करने का आसान सा तरीका है। कल का पैनिक बॉटम था 23,300 का हमने ऊपर आपको सपोर्ट दिया हुआ है। 23,200 का एक और सपोर्ट है। आप छोटे छोटे ट्रेड करो। कभी मैंने आपसे ये नहीं कहा इस पूरी गिरावट के अंदर कि आप भर भर के माल ले लो। मेरे को नहीं पता कि दूसरे लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन हमने कम से कम इस बात की हमें खुशी भी है और हमें गर्व भी है इस बात का अपने डाटा पे, एनालिसिस पे, कि हमने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि आप भर भर के सौदे लो। हमने आपसे हमेशा एक आपके सामने ही एक वर्ड इजाद किया था जिसको हम लैब ट्रेड कहते हैं, कि छोटे छोटे लैब ट्रेड करो, एक एक दो लॉट के ट्रेड करो, भले स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका, लेकिन आप सिस्टम में बने रहो और आप बड़े सौदों से बचो। और अभी भी मैं बोलूँगा आप बड़े सौदों से बचो, छोटा छोटा ट्रेड ज़रूर एक्सपेरिमेंट करो, इसको खो मत। ये 100 पॉइंट भी आप जोड़ देंगे ना तो आप देखोगे आप 1000 पॉइंट कब में जोड़ लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और मार्केट जस का तस रह जाएगा। ठीक, तो ये लेवल्स हो गए हैं। और कुल मिला के मार्केट्स के अंदर वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत सेक्टोरियल चर्निंग की ज़रूरत है। अगर कल अभिषेक जी, कल आप आईटी को कोस रहे हैं कि आईटी की वजह से मार्केट नीचे आया, तो कल मैं बोलूँगा कि मेटल्स की वजह से निफ्टी को काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिला। आप कल मेटल्स की कोई भी काउंटर चेक कर लो, जो चाइना से खबर आई थी कि उन्होंने जो प्रीमियम्स हैं उनको देना बंद कर दिया, छूट देने बंद कर दी, अब इंटरनेशनल रेट के हिसाब से सब कुछ होगा, तो मेटल्स चले भी हैं। तो ये चर्निंग होनी चाहिए, बट हाँ, क्योंकि आईटी की वेटेज ज़्यादा थी इसलिए थोड़ा माइनस हुआ। अगर आईटी की वेटेज कम होती तो कल आप प्लस भी देखते। ऑलराइट, तो ये नज़रिया निफ्टी 50 पे लैब ट्रेड करे, और साथ ही कौन से लेवल्स हैं जो कि वॉच आउट करने हैं। पर डिम्पी, अब निफ्टी बैंक पर भी आपसे रणनीति समझना चाहेंगे, क्योंकि कल भी हमने देखा कि निफ्टी बैंक को एक ऐसी कड़ी थी जहां से मार्केट्स को सपोर्ट भी मिला। हालांकि वॉलेटाइल ज़रूर था, पर जाते जाते देखिए 180 अंकों की मजबूती वहां पे देखी। तो डिम्पी, क्या आज भी एक आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद करें निफ्टी बैंक से, और यहाँ पे कौन से लेवल्स अहम रहेंगे? देखिए, मैंने गिफ्ट निफ्टी के जो लेवल्स हैं मैं उसके आउट परफॉर्मेंस पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि कल भी मार्केट के अंदर लाल निशान था, लेकिन बाज़ार जब ओपन हुआ तो वो हरे निशान में ओपन हुआ। तो ये गिफ्ट निफ्टी जो 60 पॉइंट या 70 पॉइंट से एक्चुअली में थोड़े फ्यूचर्स भी हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये भी 200 दिनों की एवरेज है। अगर मैं इसकी फ्यूचर्स को भी कैलकुलेट करूँ 581 जो चल रहा है, तो इसलिए मेरा एक गिफ्ट निफ्टी का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे मार्केट खुलने के बाद जो पोजीशंस बनती है उससे एक्साइटमेंट मेरा ज़्यादा बनेगा, बजाय मैं गिफ्ट की निफ्टी के ओपन। इसलिए ओपन में और लो में और हाई में मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से। अब मैं आपको ज़रा बैंक निफ्टी के 60 चार्ट के हिसाब से मैं बोलूँगा, और आपको मैं दिखाता भी हूँ। एक बार ज़रा स्क्रीन पे मेरा चार्ट दिखाइएगा बैंक निफ्टी का, उसके बाद बताता हूँ आपके सामने पॉइंट्स। देखो, बैंक निफ्टी भी 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट करके रुक रहा है। हमने इससे प्रीवियस लेवल भी चेक किया कि कब 200 दिनों के एवरेज चेक हुआ, तो जनवरी के अंदर हुआ, और उससे पहले जैन में ही हुआ है, और उसके बाद जून में भी हुआ है, और उससे पहले अक्टूबर 2023 में भी हुआ है। अगर मैं अक्टूबर टू अक्टूबर, नवंबर टू नवंबर की कैलकुलेशन में डालूं तो एक बार भी हमने इस 200 दिनों के एवरेज को नहीं तोड़ा। एक पॉइंट और बताता हूँ, ये साइडवेज कंसोलिडेशन था जिसका फॉल बहुत मेजर हुआ।
अभी आप ये 2 कैंडल्स जो देख पा रहे हैं ना, 2 दिन की कैंडल्स हैं, जैसे मैं कह रहा था कि धीरे धीरे करके आप लाल निशान में तो बंद नहीं हो रहे। यही बहुत बड़ी बात है कि एफआईज की जो सेलिंग कम हुई है, इसने आपको प्रूव करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी अभी भी बैंक निफ्टी को काफ़ी कुछ करना बाकी है। बैंक निफ्टी अपने 200 दिनों की एवरेज को एक बार टेस्ट तो करके आया है, बट इसके आसपास आकर अपने आप को रोकने की अटेम्प्ट ले रहा है। इसलिए मेरा प्यार बैंक निफ्टी के प्रति थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी के, क्योंकि निफ्टी ने अपने आप को सरेंडर वैल्यू के तौर पर रख दिया वहाँ पे, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं किया। बैंक निफ्टी ट्रू फाइटर है मार्केट का, और मैं कई बार कहता हूँ बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा नटखट है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी के। तो इसको जल्दी है हर चीज़ की, चलने की भी और वापस से टूटने की भी। तो इसलिए आप देखेंगे 2 ही कैंडल्स में तोड़ फोड़ के इसने बराबर कर दिया, लेकिन अटेम्प्ट भी जारी इसने शुरू कर दी। तो कल HDFC बैंक को आप इसका क्रेडिट भी दे सकते हैं। अब आते हैं लेवल्स के बाद। 50,000 देखो है तो नहीं कोई भी सपोर्ट एरिया, क्योंकि इसका जो 200 दिनों का एवरेज है वो 49775 है, यानी कि 750 है। चलो मैं इसको राउंड फिगर करके 50,000 भी मान लेता हूँ एक किस्म से, 200-250 पॉइंट माफ है। तो 50,000 का बेस मार्केट के पास अभी भी काफ़ी अच्छा है। तो हमने 50,000 का बेस और हमने 49800 को, उसको ही 200 दिनों के एवरेज को राउंड फिगर करके एक सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है। ऊपर आते समय पहले 50,500 फिर 50,800 ये पार होगा तो कम से कम आपका पैनिक खत्म हो जाएगा मार्केट के अंदर। चलेगा नहीं चलेगा ये बात अलग है। इसलिए जो भी ट्रेड करें लैब ट्रेड के तौर पर करें, आराम से करें, जल्दबाजी ना करें। शेयर्स का सिलेक्शन ज़्यादा अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंडाइसिस से बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखिएगा। देखिए सृष्टि में, चलो आपकी ही भाषा में आपको बताता हूँ, आप तो फार्मा कवर करते हो ना। अगर मान लो आप बीमार हो और आपको किसी डॉक्टर रेड्डीज की, सिप्ला की, ल्यूपिन की, किसी की आपने दवाई खाई है, ठीक है ब्रांडेड दवाई है, लेकिन उस दवाई का असर होने में भी तो समय लगेगा ना। खाते एकदम से ठीक नहीं हो गए आपको 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने अपने 50, 100, 20 सब लेवल्स को तोड़ के आज 200 दिनों पे लेवरेज पे खड़ा है। आप 200 दिनों की मार्केट से एक्सपेक्ट करते हो कि रॉकेट होके एकदम से ऊपर आ जाए, ऐसा होगा नहीं। हाँ, अच्छी चीज़ मार्केट के पास ये है कि इसके पास चलने के लिए विक्स है जो कि अवेलेबल है, बढ़िया है अभी इस समय लेवल के हिसाब से। अच्छी चीज़ है कि पुट कॉल रेशो अच्छी है, 1 के नीचे खड़ी हुई है, और अच्छी चीज़ है कि 200 दिनों का सपोर्ट है, और अच्छी चीज़ है कि एफआईज का बॉटम बन रहा है 20% की एवरेज पे। अभी भी मैंने 10-15% की छूट छोड़ी हुई है, लेकिन फिर भी 20% का पहला बॉटम बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी भी हैं मार्केट के लिए, बट चलने के लिए थोड़ा समय लगेगा। दवाई तो खा ली हमने, देखते हैं असर कितने दिनों में होता है। मेरे हिसाब से आपको 25% वाला जो सौदा है जो हम आपको कल परसों से बता रहे हैं, उसको अब ना छोड़ें। अब वो समय आ गया है जब 25% पैसा मैंडेटरी करके डालना चाहिए। ज़रूर डालो, ये अपॉर्चुनिटी रेयर में से मिलेगी आपको। खैर, मेरे साथ अब मेहमान जुड़ रहे हैं और समय भी हो गया उनसे जुड़ने का। विशाली पारिक हमारे साथ हैं, किरण जानी हमारे साथ हैं, स्क्रीन पे मेरे को दिख रहे हैं दोनों मेहमान। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप दोनों मेहमानों का आज समय देने के लिए। विशाली, पहले तो मैं आपके पास ही आऊँगा। ये 200 दिनों के एवरेज के आसपास मार्केट एक अटेम्प्ट कर रहा है कि मैं रुक जाऊँ। हालांकि सपोर्ट नहीं है, ये बात सच है। उसके पास वो फोर्स जो रिक्वायरमेंट होती है वो फोर्स नहीं है, बट इससे लिए भी तारीफ मैं करूँगा कि कोशिश तो हो रही है मार्केट को रोकने की। इस कोशिश पे कितना ट्रस्ट करें, छोटे छोटे ट्रेड करना समझदारी है इस समय। वेरी गुड मॉर्निंग। आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली देखा जाए तो निफ्टी में हम कल ही एनालाइज कर रहे थे, 10.5% का तो करेक्टिव मूव ऑलरेडी आ चुका है, और फिलहाल हम देख रहे हैं दैट यस निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज पे ही होल्ड कर रहा है। इट्स मैनेजिंग टू होल्ड। सो नियर टर्म बेसिस जो कहा जाए तो 23,300 का एक सपोर्ट है जो कल हमने देखा। 350 के आसपास आके दोबारा बाउंस आने की एक कोशिश हो रही है। सो अगर 23,300 levels decisively break होता है तो that would create a further downslide going perhaps even to 22,500. So मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि करेक्शन खत्म हो चुका है, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन जरूर हो रहा है, और उसी अनुसार हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी ऑल्सो 49,800 का जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट है, और वेल चोजन स्टॉक्स है जैसे कि हम देख रहे हैं एसबीआई है, कोटक है, एचडीएफसी बैंक जो बैंक निफ्टी को होल्ड कर रहा है, वेर एज आईसीआईसीआई एक्सिस में थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। सो एज सच स्टेबिलिटी दिख रही है मार्केट में, और हम एवरी डे देख रहे हैं कि एक एक सेक्टर कोशिश जरूर कर रहा है एक बाउंस देने की, जैसे कि कल मेटल सेक्टर ने दिया है और आईटी सेक्टर में सेलिंग आ चुका था। तो वेल समहाउ रोज एक रोटेशनल मूव दिख रहा है। सो छोटी छोटी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में ही सही व्यू रहेगा फिलहाल।
छोटे छोटे कदमों से बाजार में आपको आगे बढ़ाना है और बाजार में ये जो चरनी है ये चलती रहेगी। और जैसा कि वैशाली जी कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन वाले फेज में बाजार जाएगा। देखिए करीब करीब 3000 पॉइंट्स के आसपास की ऊपरी स्तरों से गिरावट आ चुकी है और अगर बाजार यहाँ पर आकर कंसोलिडेट भी करता है ना तो आप उसको राहत का ही सिग्नल मानिएगा। और बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक जो मौके बन रहे हैं उसमें से ही आपको स्टॉक्स चुनने होंगे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, रचना वैद्य हमारे साथ हैं। रचना जी आपका बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं आप शेयरों से कि आज स्टॉक्स में मौके कहाँ पर बन रहे हैं, बताइए आपकी नज़र कहाँ पर है, क्या चुना है आपने? जी गुड मॉर्निंग। एंड मैंने जो स्टॉक्स चुने हैं आज के लिए उसमें दो स्टॉक्स है, एक है एलआईसी हाउसिंग और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और एक है हिंडाल्को। कल हमने देखा था चाइना की न्यूज की वजह से मेटल्स में जो रैली आई थी वो अच्छी खासी चली थी और न्यूज क्योंकि मैक्रो थी तो मेरे हिसाब से वो उसका इम्पैक्ट आज भी कंटिन्यू हो सकता है। अगर मार्केट आज पॉजिटिव रहेगी तो उसके साथ में मेटल्स में मूव आ सकता है। एलआईसी हाउसिंग भी कल थोड़ी कोशिश कर रहा था जो आज फर्दर फ्रक्टिफाई होके स्टॉक को दोबारा से एक अपस्विंग दे सकती है। तो हिंडाल्को में अगर हम लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स को विद स्टॉप लॉस ऑफ 644 तो वहां पे हमारे टारगेट्स हो सकते हैं 660 और 670। और अगर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को हम लॉन्ग करते हैं फ्यूचर्स पे अगर तो वहां पे हमारा एसएल हो सकता है 605 पे और टारगेट रह सकता है 620 और 24 का। ठीक है, तो दो बाय कॉल्स आती हुई रचना जी की तरफ से। यहाँ पर आप नज़र रखें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे और साथ ही साथ हिंडाल्को। कल हमने देखा था कि मेटल्स में चमक बरकरार थी, यहाँ पर भी एक बाय करने का व्यू आता हुआ रचना जी की तरफ से। फकीरन जी गुड मॉर्निंग। अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आज के लिए आपकी क्या रणनीति है और साथ ही आपके स्टॉक कॉल्स कहाँ पर है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि जो मार्केट में बुलिशनेस है वो कंटिन्यू रहेगी। इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए क्योंकि एज ऑफ नाउ कोई रिवर्सल साइन नहीं है। हालांकि हमने जो सपोर्ट आगे डिस्कस किए थे उसके आसपास ही मार्केट कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। तो इंडेक्स के ऊपर हम थोड़ा वेट एंड वॉच का व्यू रख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लग रहा है कि आईटी के अंदर जो करेक्शंस आया है वहां पे हमें एक बार के लिए बाय ऑन डिप्स या तो जो करेक्शंस में स्टॉक अवेलेबल है वहां पे एक बार अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। सो पहला आईटी का स्टॉक है वो एचसीएल टेक्नोलॉजी है। एचसीएल टेक्नोलॉजी का अगर आप चार्ट देखोगे तो एक अच्छे बुल रन के अंदर या तो एक स्टेडीली अप ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। एक कप एंड पैटर्न ब्रेकआउट आने के बाद का ये कंसोलिडेशन है। मल्टीपल सपोर्ट हम देख रहे हैं कि 1800 के लेवल के आसपास है, अभी 1835 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस भी इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर अवेलेबल है। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी 1830 1835 के बीच में हम लॉन्ग करेंगे। 1870 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 1810 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम। तो एक्सेल टेक्नोलॉजी हमारा पहला कॉल रहेगा। दूसरा एनबीएफसी स्पेस में से ही है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आप मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट देखोगे तो लास्ट 2 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली जो करेक्शंस आया वो 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास रुक गया है और एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बुलिशनेस कंटिन्यू रह सकती है। 1235 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1 से 2 दिन में 1290 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 1214 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी एंड एमएसएफएल ये हमारे दोनों प्रेफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है, सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं आपको जो मिल रहे हैं अभी आपको दिए जा रहे हैं और आप इन दोनों स्टॉक्स के कल देखेंगे तो परफॉर्मेंस कुल मिला के ठीक थी। तो कल या परसों या पिछले 3-4 दिन से मार्केट्स में जो लोग इंडिविजुअल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, आपको कोई आईजीएल एमजीएल नहीं देगा यहाँ पे। जो वीक है सो वीक है, सेम मार्केट है। जो स्ट्रॉन्ग है सो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए स्ट्रॉन्ग काउंटर छटे हुए आपको बाय में मिलेंगे और भले ही वो सस्ते काउंटर्स हो गए हों। 1000 रुपये वाला टूट के शेयर अगर 500 में मिल रहा है तब भी आपको एनालिस्ट नहीं देगा, क्योंकि जब तक कोर स्ट्रेंथ नहीं आएगी या कोई भी एनालिस्ट आपको शेयर देगा ही नहीं वो। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, रचना मैम की कॉल है, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। 620 रुपये का टारगेट है। और इसके अलावा किरण जानी ने मैक्स फाइनेंशियल दिया है, एचसीएल टेक दिया है। ये सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं और इसमें अभी तक कोई भी नेगेटिव कॉल यानी कि कोई भी सेल वाला कॉल अभी तक तो नहीं दिख रहा। विशाली पारिक के ट्रेड भी जोड़ लेते हैं इसी के अंदर ही। विशाली, एक बार जरा अपने सौदे भी आप बता दीजिए प्लीज़। तो कल हमने देखा कि एक्चुअली पीएसयू बैंक्स काफी पीक चुके हैं और अभी एक अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। सो ऑफ कोर्स द फ्रंट लाइन एसबीआई जो कल मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। सो वंस अगेन एसबीआई जो हमने काफी समय से दिया है, बट ये लेवल पे जब मार्केट थोड़ा अनस्टेबल है मैं सेफ स्टॉक्स चूज करूंगी और ये पोजिशनल ट्रेड्स रहेंगे। सो नियर टर्म सपोर्ट रहेगा 790, तो 790 के स्टॉप लॉस के साथ 850 के टारगेट के लिए एसबीआई। और दूसरा जो मैं रेकमेंड करूंगी वो कैश काउंटर में से
BSE है, ट्रेंड अच्छा है। कल भी हमने देखा कि एक रिन्यूड मोमेंटम दिख रहा था। सो 4700 का प्राइस है, एक्चुअली 4300 का अच्छा सा सपोर्ट है, बट फॉर नियर टर्म बेसिस 4450 के स्टॉप लॉस के साथ 5200 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। ओके ठीक है, तो BSE कल बहुत ही अच्छे बंद हुआ है और वापस से चलने के लिए तैयार हुआ हुआ शेयर है, इसलिए आपको ये स्ट्रॉन्ग मिला है काउंटर। इसके अलावा बैंकिंग काउंटर्स पे थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उसमें सरकारी और निजी दो अलग अलग खेमे हैं। तो सरकारी बैंकों में SBI सबसे बढ़िया प्लेस्ड है और वैशाली की तरफ से भी वही शेयर दिया है। कहने को तो कैनरा और बैंक ऑफ बड़ौदा को भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन SBI जब अवेलेबल ही है तो फिर बैंक ऑफ बड़ौदा कैनरा तक मत जाओ, थोड़ा पीछे हो जाएगा वो। तो इसलिए SBI पे ही अपना ट्रेड देख सकते हो। तो सारे ट्रेड एक बार स्क्रीन पे मैंने घुमा दिया, अगर आप थोड़ा आगे पीछे लेट पहुंचे हो तो। किरण जानी ने SCL टेक और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बोला है। SBI और BSE दो शेयर वैशाली की तरफ से, दोनों बाय हैं। और हिंडाल्को और LIC हाउसिंग रचना वैद्य ने आपको दिए हैं। तो 3 एक्सपर्ट्स, 6 बाय कॉल्स आपके सामने हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर रिकवरी की उम्मीद में छोटे छोटे ट्रेड लिए जा सकते हैं, रिवर्सल का कोई साइन नहीं है। ये आम फैसला, आम राय है जो हमारे डाटा और वैशाली ने भी आपको बता दिया है। अब जरा मैं अपने सहयोगी शरद को अपने साथ जोड़ लेता हूं ताकि खबरों वाले शेयर्स भी आपके सामने रख पाएं। शरद, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आज के स्टॉक्स एंड न्यूज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। सबसे पहले जी इंटरटेनमेंट पे फोकस करेंगे, जहाँ पे पुनीत गोयनका ने जो है MD के पद से जो है रेजिग्नेशन दे दिया है और अब वो CEO बनने वाले हैं कंपनी के, जहाँ पे और ज़्यादा ऑपरेशनल वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो फोकस करने वाले हैं। PSU स्टॉक्स पे भी आप नज़र रखिएगा आज, स्पेशली ONGC, भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसे स्टॉक्स को, क्योंकि यहाँ पे जो है कल रात को दीपम ने गाइडलाइंस रिलीज़ किए हैं, जहाँ पे बायबैक, शेयर स्प्लिट, डिविडेंड, बोनस गाइडलाइन के नए रेगुलेशंस आए हैं, जिस तरह जो स्टेक होल्डर की वैल्यू क्रिएशन है उसको बढ़ा सके। तो एक टाइप से स्लाइट पॉजिटिव जो है न्यूज़ फ्लो PSU स्टॉक्स के लिए भी आया है। और अगर हम PSU स्टॉक्स के बारे में बात करें तो आज NTPC भी नज़र में रहेगा। अब इसलिए है क्योंकि उनकी आम NTPC ग्रीन एनर्जी का IPO खुलने वाला है आज। यहाँ पे लगभग 4000 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टमेंट किए हैं और यहाँ पे 2 नाम मुझे बहुत अच्छे लगे, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। प्राइस बैंड 102 से 108 रुपये प्रति शेयर का है और IPO साइज़ सिर्फ फ्रेश इशू का है और 10,000 करोड़ का है। इसके अलावा जो है ऑफकोर्स ONGC NTPC का भी करार हुआ है, जहाँ पे एक JV बनाए हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेके। और इंटरेस्टिंगली एविएशन थीम मेरे नज़र में आया है। अनाउंसमेंट भी आया था कि 5 लाख पैसेंजर्स जो है नवंबर 17 को ट्रैवल किए। GMR एयरपोर्ट्स पे देख लीजिए, अक्टूबर का महीना में 1 करोड़ पैसेंजर से ज़्यादा अपने एयरपोर्ट्स में जो है उनके यूसेज देखने मिली, यानी कि 9% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया। वही अगर एस्ट्राजेनेका फार्मा की बात करें, जो हमारा अगला स्टॉक होगा, यहाँ पे DGCI की जो अप्रूवल आई है एक इन्हेलेशन ड्रग को लेके, तो इसके ऊपर भी एक स्लाइड पॉजिटिव जो है न्यूज़ फ्लो है। ITI को लगभग 100 करोड़ का ऑर्डर आया है माइनिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सर्वेलेंस सिस्टम्स को लेके उत्तराखंड में, तो यहाँ पे एक न्यूज़ फ्लो ज़रूर बनती है। और टेलीकॉम सेगमेंट की अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो भारती एयरटेल भी नज़र में रखिएगा। ET की रिपोर्ट आ रही है, जहाँ पे कंपनी और सिंगटेल जो सिंगापुर की टेलीकॉम कंपनी है, वो प्लान कर रहे हैं कि दोनों ही कंपनी में इक्वल डायरेक्ट स्टेक्स होल्ड करे। सिंगटेल जो है लगभग 9.5% होल्ड करता है भारती एयरटेल में, और सुनील मित्तल प्रमोटेड कंपनी सिंगटेल में लगभग 3.3% स्टेक होल्ड करती है। ये एक्सरसाइज जो हो रहा है टोटली सिंगटेल के शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग के लिए हो रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। M&M भी नज़र में रखिएगा, उनका जो JV हो रहा था वॉल्क्सवैगन इंडिया के साथ, वो जो है रद्द हो गया है क्योंकि डिसएग्रीमेंट हुई है कुछ की इश्यूज़ की, स्पेशली डेवलपमेंट कॉस्ट और सोर्सिंग को लेके। तो ऑफकोर्स थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। और आखिर में वारी एनर्जीज़ पे भी फोकस करेंगे। हाल ही में लिस्टेड थी कंपनीज़, स्टॉक में वॉलेटिलिटी भी हमने देखने मिला। Q2 नंबर्स जो है कहेंगे कि थोड़ी सी इनलाइन टू वीक सेट ऑफ नंबर्स है, कुछ खास रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आया है। हालांकि मार्जिन्स और प्रॉफिट में पिकअप आया है। और ऑर्डर बुक की बात करें तो 20 गीगावाट का ऑर्डर बुक है और लगभग ये 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी करने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो लार्जली हम लोग कह सकते हैं म्यूटेड नंबर्स भारी का आया है, तो स्टॉक में थोड़ी करेक्शन भी देखने मिल सकती है। और ये अहम स्टॉक्स हैं जिस पे आपको आज नज़र रखनी होगी। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी की सारी डिटेल्स देने के लिए। भारतीय एयरटेल का शेयर एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आएँ और वैशाली जरा इसको चेक करना। भारतीय एयरटेल पे एक खबर भी है और पहले इसको चेक करो, फिर M&M के बारे में बातचीत भी करेंगे।
तो भारती एयरटेल हम देख रहे हैं फिलहाल 1537 का रेट है, करेक्शन काफी कुछ आ चुका है और एक प्रीवियस जो लो था 1510 वो लेवल का एक अच्छा सा सपोर्ट रहना चाहिए। अगर ये सपोर्ट को इंटैक्ट और इंडिकेटर्स भी देख रही हूँ मैं ऑलरेडी दैट ओवरसोल्ड में आ चुका है। सो एज लॉन्ग एज 1510 1515 का एक सपोर्ट बनता है तो आई थिंक यहाँ से बाउंस आ सकता है। फेलिंग विच अगर ये टूटता है डिसाइसिवली तो फिर इसमें और भी थोड़ी करेक्टिव मूव आ सकती है गोइंग टूवर्ड्स 1440। सो आई थिंक 1510 शुड बी द क्रूशियल लेवल एज सपोर्ट। दूसरा आपने मुझे पूछा वो स्टॉक कौन सा है? M&M है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, M&M। यस, तो ऑटो सेक्टर में एक यही स्टॉक जो अभी भी ट्रेंड काफी ठीक ठाक है, बट फिलहाल हमने देखा जो रीसेंट हमने जो मूव देखी है वो एक लोअर टॉप जरूर बन रहा है। तो आई थिंक M&M का 2600 का सपोर्ट लेके चलिए और एक बार ये स्टॉक 3000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो देन आई थिंक इट इज बैक ऑन ट्रैक फॉर अ पॉजिटिव मूव। बट टिल देन मैं कहूंगी कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, 2600 का सपोर्ट और 3000 का रेजिस्टेंस। का सपोर्ट है, 3000 का रेजिस्टेंस है, इसके बीच में ही M&M भी प्ले करेगा। तो फिलहाल आपको छोटा मोटा कभी डिप मिल जाए तो आप देखिएगा। देखिए कल भी ये शेयर बढ़िया बंद हुआ है, हालांकि इसमें एक खबर भी आई है, खबर भी एक बार दिखाइएगा। जो रॉल्स रॉय के साथ इनका करार हो रहा था वो बता रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स पे डिसएग्रीमेंट हो गया। मेरे को लगता नहीं कि M&M में इस शेयर का कोई खास नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, अगर एक खबर नेगेटिव है भी तो, क्योंकि M&M अपने आप ये तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे ना M&M के इन्वेस्टर्स के ऐसा हो जाएगा तो एक नई लीग पे M&M पहुंच जाएगी, ऐसा ज़रूरत ही नहीं है। M&M अपने आप से अपने प्रोडक्ट से ही सफिशेंट है। तो ये लेवल्स वगैरह हमने आपके सामने नोटिस कर दिए। भारतीय एयरटेल मेरे को लग रहा है थोड़ा डल स्टॉक है अभी, जैसे वैशाली भी हमको बता रही थी। तो भारतीय एयरटेल के अंदर हम थोड़ा सा भी अवॉइड ही रख लेते हैं, लेकिन M&M की एक रेंज मोटा मोटी 300-400 पॉइंट की आपको दे दी है। इसमें जब जब डिप मिले प्लस कर सकते हैं और जब जब राइज मिले आप बाहर भी आ सकते हैं। ये एक रफ एस्टिमेशन आपके लिए हमने रखा है। वैशाली एक काम और कर दो आप, भारतीय जब बड़े शेयर्स चल ही रहे हैं तो एक बार जरा HDFC बैंक को भी चेक कर दो। HDFC बैंक ने फिर से कल स्पीड पकड़ी और इसी की वजह से कल बैंक निफ्टी भी ठीक था। ये इस बार 1780 1785 वाली रेंज को पार कर देगा HDFC बैंक। 1720 1730 को क्रॉस करना है, एक बार वो क्रॉस करता है सस्टेन करता है देन आई थिंक एक बार और एक अप ट्रेंड आ सकता है यहाँ से। फिलहाल मैं देख रही हूँ कि काफी कंसोलिडेशन में ही है, एक नैरो रेंज है, 1660 का सपोर्ट है और 1720 1730 का रेजिस्टेंस है। सो 1720 को क्रॉस करना और सस्टेन करना आवश्यक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट 1730 का है, 1730 पार होगा, 1780 के दर्शन तभी होंगे। तो अगर आप HDFC बैंक को होल्ड कर रहे हैं, SIP में है, फंड में पड़ा हुआ है, PMS में है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा, 1730 की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर ना हो तो आप सिर्फ 20 दिन का चार्ट उठा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। जिन्हें मेरे सहयोगी हैं वो आपको ये बताने वाले हैं कि इस समय ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। एक बार पहले वो भी देख लो, फिर रचना मैम से और किरण जी से और भी सौदे उनसे समझेंगे। जरा पहले जिन्हें आप जरा रिपोर्ट्स बताइए। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल रिपोर्ट्स पे नज़र डालते हैं। पहले लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे नज़र बनी रहेगी। UBS की एक रिपोर्ट है जहाँ पे उनका मानना है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज की ग्रोथ है मेनली हमें यूलिप ड्रिवन ग्रोथ नज़र आ रही है और उनका मानना है कि जो मार्जिन्स है वो हायर लेवल पर स्टे करेंगे, मेनली जो हायर शेयर है यूलिप्स सेगमेंट का उसके चलते, और जो नॉन लिंक्ड सरेंडर पे आउट है उसके चलते मार्जिन जो एक एलिवेटेड लेवल पर रहेंगे। उसी के साथ उनका मानना है कि जो कंपनीज़ है वो एक नए कमीशन मॉडल पर शिफ्ट होते हुए हमें नज़र आ सकती है, जिसके चलते जो इम्पैक्ट है मिनिमाइजेशन नज़र आएगा न्यू गाइडलाइंस के इम्पैक्ट के ऊपर, और उसी के साथ जो VNB मार्जिन्स पर इम्पैक्ट है वो भी हमें एक लिमिट नज़र आता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा बात करेंगे कंपेटिटिव इंटेंसिटी पे कंपनी UBS ने एक हाईलाइट किया है कि जो वो कंपेटिटिव इंटेंसिटी है वो हमें डिक्लाइन होते हुए नज़र आ रही है पूरे स्पेस में, और इसके चलते कंपनीज जो है क्रॉस सब्सिडाइज नहीं कर पाएंगे अपने दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर, ये हाईलाइट किया है UBS ने।
बात करेंगे इंडिगो पे, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है। उन्होंने जो अपना बाय रेटिंग है उसको बरकरार रखा है। जो टारगेट प्राइस है वो दिया है 4,800 रुपये का। अगर हम अक्टूबर और नवंबर की डोमेस्टिक ट्रैफिक ग्रोथ देख ले तो 10% और 11% नज़र आई है रिस्पेक्टिवली। दोनों ही महीने में डबल डिजिट ग्रोथ हमें नज़र आई है। उसी के चलते जो PLF है इंडिगो का, पैसेंजर लोड फैक्टर है, वो भी हमें अच्छा खासा बढ़ते हुए नजर आया। जो 85.6% था उससे अब बढ़कर वो 90% नजर आया। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा इंडिगो के लिए। इसके अलावा गोल्डमैन ने हाईलाइट किया है जो हालांकि यील्ड्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कमज़ोर नज़र आई है, डिक्लाइनिंग नज़र आई है, लेकिन जो इम्प्रूव्ड डोमेस्टिक ट्रैफिक ग्रोथ जो नज़र आएगा और उसी के साथ जो हायर PLFs होगा, उनका मानना है ये कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस को और बढ़ा सकती है। बात करेंगे M&M के मैनेजमेंट मीट पे CLSA की तरफ से रिपोर्ट है। उनकी आउट परफॉर्मेंस रेटिंग CLSA ने बरकरार रखी है और जो टारगेट प्राइस है वो है 3,440 रुपये पर शेयर। तो अगर हम पूरे M&M के रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो जो SUV का कंट्रीब्यूशन है वो पहले 35% था, वो बढ़कर 55% हो गया है पिछले 5 सालों में, जो कि कंपनी को काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है। और इसी के चलते CLSA को एक की ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ नज़र आता है, जो मेनली ड्रिवन होगा ट्रांजिशन में। जो एंट्री लेवल SUVs है वहाँ से मिड और प्रीमियम लेवल SUVs है, वो ट्रांजिशन एक की ग्रोथ देता है M&M को। उसके अलावा उन्होंने एक चीज़ हाईलाइट की कि जो EV SUVs है वो आगे 2-3 सालों में उनको एक काफ़ी अच्छा दमदार ग्रोथ भी नज़र आता है। लेकिन एक और चीज़ जो हाईलाइट की है वो है कंज्यूमर प्रेफरेंस की तरफ से। कंज्यूमर्स जो है लो GST रेट्स की वजह से आइस व्हीकल्स को भी खरीदने जा रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम भी देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे GST रेट्स थोड़े कम है कंपेयर टू EVs। बात करेंगे मैनेजमेंट कमेंट्री पे, तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि जो उनके 2-3 लॉन्चेस आने वाले कुछ सालों के लिए वो उन्हें ग्रोथ बनाए रखेगी एटलीस्ट 2 सालों के लिए, तो उनके लिए वो कॉन्फिडेंट है। ठीक है, शुक्रिया जी ने। तो ये तमाम रिपोर्ट्स जिस पर आज नज़र रहेगी और हम देखेंगे कि शेयर में शायद रिएक्शन भी आएगा। शुरुआत कर लेते हैं इंटरग्लोब एविएशन के शेयर से। उसमें हम तेज़ी आते हुए फिर से देख रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी किराया बरकरार रखी है और लक्ष्य दिया है 4,800 रुपये प्रति शेयर का। हालांकि हमने 5,000 रुपये के ऊपर के लेवल देखे, लेकिन वहाँ से करेक्शन फेस किया था इंडिगो ने और 4,000 रुपये के नीचे फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। इंटरग्लोब पर आपसे वैशाली जी राय चाहिए। अच्छा, एक मैं खबर देख रहा था कि इस पिछले जो रविवार को 5 लाख यात्रियों ने सफ़र किया है फ्लाइट से और करीब 3200 फ्लाइट्स ऑपरेट की गई हैं डोमेस्टिकली। और निश्चित तौर पर जो बड़ा बेनिफिशियरी है, 60% से ज़्यादा का मार्केट शेयर अकेले इंटरग्लोब एविएशन का ही है। स्टॉक देखिए, बताइए वैशाली जी, क्या यहाँ से तेज़ी का मौका बन रहा है शेयर में? आई वुड थिंक सो, बिकॉज अभी तक इतनी गिरावट में भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड, जैसे कि मैं वीकली चार्ट भी देख रही हूँ, ट्रेंड काफी इंटैक्ट है। क्रूशियल अभी ये सपोर्ट पे है, 38-3900 का जो सपोर्ट बैंड है वो होना चाहिए। डेली चार्ट में भी अगर हम देख रहे हैं तो ओवरसोल्ड में से एक बाउंस आ रहा है और अच्छा सा करेक्टिव मूव आ चुका है ऑलरेडी, राइट फ्रॉम नियरली 5000 लेवल्स, दैट इज 4900 या 5000 का हाई हुआ था और अभी फिलहाल 3900 के आसपास चल रहा है। सो आई थिंक ये खरीदारी के मौके है, अक्यूमुलेशन जरूर करना चाहिए 3800 का सपोर्ट लेके। 3800 के सपोर्ट के साथ इंटरग्लोब एविएशन में आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, ये है राय। अच्छा, जब इंटरग्लोब एविएशन की बात कर रहे हैं ना, तो लगे हाथ जरा GMR एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। कल हमने शेयर में थोड़ी सी तेज़ी देखी ज़रूर है, 1.5% के आसपास की, लेकिन खबर ये आई है कि अक्टूबर में हवाई यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है और ईयर ऑन ईयर करीब 9-9.25% के आसपास की ग्रोथ है। एयरपोर्ट ऑपरेटर ही कंपनी है GMR एयरपोर्ट। रचना जी, जरा आप बताइए, 100 रुपए के भाव हमने देखे हुए GMR एयरपोर्ट में, क्या उस भाव के लिए फिर से दांव लगा सकते हैं शेयर पर? जी, फिलहाल 78 के करीब है ये स्टॉक। अगर ये काउंटर थोड़ा और नीचे जाके 70 के करीब अगर मिलता है तो वहां से एक अटेम्प्ट करी जा सकती है। 75-70 के बीच में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू है और वहां से अगर एंट्री करेंगे तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर रहेगा। बाकी अगर देखा जाए तो अगर अच्छी एंट्री के देखे बिना अगर कहीं से भी एंटर करेंगे तो थोड़ा रिस्क है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल इतना स्ट्रांग नहीं है और इसमें भी काउंटर में देख के अगर आप 70-75 के बीच में एंटर करते हैं तो 63 के आसपास ही स्टॉप लगाना होगा, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल वीकनेस है और यहाँ पे भी पूरे चांसेस है कि अगर ओवरऑल मार्केट फर्दर नीचे गई तो ये काउंटर भी फर्दर नीचे 50 तक जा सकता है। GMR एयरपोर्ट को लेकर ये व्यू।
दो शेयर कल जो बड़े करेक्शन का शिकार हुए, आईजीएल और एमजीएल, क्योंकि उनके लिए जो एपीएम गैस का जो एलोकेशन है, आवंटन है, उसमें 18 से 20% के आसपास की कटौती की गई और लगातार दूसरे महीने ये कटौती फेस कर रहे हैं। सितंबर के हाई से दोनों के दोनों शेयर काफी ज्यादा नीचे आ गए हैं। आज संभव है कि कल की बड़ी पिटाई के बाद थोड़ा सा हो सकता है कि तेजी आए इसमें लोअर लेवल पर। लेकिन वैशाली जी, आप बताइए, क्या अगर तेजी आती है तो उसको ट्रस्ट करना है, उसको देखकर इस पर बुलिश होना है, या फिर अभी अवॉइड वाली कैटेगरी में रखेंगे शेयरों को? रहेगा बिकॉज ऑलरेडी सब स्टॉक्स गैप डाउन से और ट्रेंड काफी नीचे है। सो लेट्स वेट फॉर ये स्टॉक टू स्टेबलाइज। कल का एक अच्छा सा मौका था लो के बाद एक अक्यूमुलेशन, बट मुझे लग रहा है जिस तरह से कैंडल बनी है यहाँ पे कंसोलिडेशन ही होना है, कोई अपमूव इतना जल्द से आने वाला नहीं है। सो आई थिंक अवॉइड इट फॉर नाउ। जो है कुछ सरकारी कंपनियां भी फोकस में रहेंगी, क्योंकि विनिवेश विभाग ने पीएसयू कंपनीज के शेयर बायबैक, डिविडेंड और शेयर स्प्लिट को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। कंपनियों के पास विस्तार के लिए अब ज़्यादा रकम होगी। इस बीच हमारे साथ जो है विवेक कारवा भी जुड़ चुके हैं। विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे इसी खबर पर आपका टेक समझना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर जो नए नियम आए हैं दीपम की तरफ से, आप इसे कैसे देख रहे हैं और इसको लेकर क्या कोई सरकारी कंपनी पर्टिकुलरली आज फोकस में रहनी चाहिए? गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए सृष्टि जी, पहले तो मुझे लगता है कि जो दीपम है वो गुजरात सरकार ने जो किया था उस लाइन पे चल रहा है। आपको ध्यान होगा मे भी 6 महीने 1 साल पहले गुजरात सरकार ने ये अनाउंस किया था कि जितने भी गुजरात लिस्टेड कंपनीज है, गुजरात गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है, उनको 10 से 1% डिविडेंड देना होगा। तो उसके कारण गुजरात कंपनीज ने अच्छा किया था। तो वही होने वाला है इधर भी। तो अब जो सरकारी कंपनीज है, इन द सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है, तो दीपक ने कहा है कि 4% प्रॉफिट, मतलब एक स्तर डिविडेंड का फिक्स कर दिया है। और एक और किया है कि जहाँ पे जो कंपनीज बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही है, अभी मार्केट अपना बुक वैल्यू अगर 100 है और मार्केट में खाली 80 रुपए है, तो वैसी कंपनीज बाई बैक भी करना होगा। तो इससे अब क्या होगा कि जो पीएसयू सेक्टर लिस्टेड कंपनीज है उनको एक सपोर्ट मिलेगा। आपको ध्यान होगा करीबन निफ्टी इंडेक्स जो जून में, पीएसयू इंडेक्स जो जून में 8,200 के आजू बाजू था, आज 6,500 में चल रहा है। और जितने भी पीएसयू कंपनी है आराम से 10 से लेके 30% तक का करेक्शन दिखा चुके हैं। तो इसके कारण आपको सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाले कंपनीज है, इनफैक्ट मुझे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बहुत अच्छी लग रही है, जहाँ पे आपको बुक वैल्यू और प्राइसिंग में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो वैसी कंपनीज आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को इमीडिएटली मिलने वाली है। तो एक अच्छा कदम है। और अगर जो डिविडेंड यील्ड फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में भी, मुझे लगता है कि वो फंड्स भी इसकी तरफ अब ज्यादा रुख देंगे, क्योंकि उनका एम यही होता है कि सबसे ज्यादा डिविडेंड देती है वो कंपनीज, आपको लेना है फंड्स में। तो ओवरऑल सपोर्ट मिलने वाला है। ओवरऑल सपोर्ट मिलेगा कुछ सरकारी कंपनीज को। इस खबर की तरफ से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और जैसा कि विवेक हाईलाइट कर रहे थे कि खास तौर से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आज फोकस रखे। देखते हैं कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे शेयर्स जो हैं किस तरीके से आज ट्रेड करते हैं, क्योंकि कल इन स्टॉक्स में एक थोड़ी गिरावट ज़रूर देखने को मिली थी। तो फंडामेंटली एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, आज इनका प्राइस एक्शन हम ज़रूर नोट करेंगे। आज अगर हम बात करें तो खबरों के लिहाज से या ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते जो है इंडस टावर्स भी फोकस में रहेगा, क्योंकि सिटी की यहाँ पर आज पॉजिटिव रिपोर्ट ज़रूर आई है। और सिटी का कहना है कि ऐसा ज़रूर लग रहा है कि मार्केट्स या मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं इंडस टावर्स के, वो थोड़े से इग्नोर ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडिया में एक थोड़ा बहुत टर्न अराउंड होगा, उसको लेकर जो है वहाँ से रकम जल्दी आएगी, साथ ही साथ इनका कैश फ्लो इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में इन्होंने खरीदारी की राय अपनी बरकरार रखी है। एक बार वैशाली जी, इंडस टावर्स पे मैं आपकी राय लेना चाहूँगी। एक काफ़ी बीटन डाउन नेम, कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। इंट्राडे डिसेंट मूव रहा, 1.5% का मूव एटलीस्ट अगर किसी ने देखा होगा तो कैप्चर हुआ होगा। पर अभी क्या नज़रिया है इंडस टावर्स पे? आई थिंक ये स्टॉक में भी अच्छा सा करेक्टिव मूव आ चुका है। और हमने देखा है कि जो प्रीवियस एक लो बना था दैट इज अराउंड 292, तो हमने ये स्टॉक को भी
उसी तरह वो लेवल्स पे ही 300, so nearly at the previous support level. Indicators are also oversold, so I would say कि अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन लेके चलिए 310 का के सपोर्ट के साथ, और अगर इसमें फॉलो ऑन बाइंग आती है और 330 को क्रॉस करता है तो आई थिंक फर्दर एक अपसाइड देख सकते हैं टुवर्ड्स 350. सो एक छोटा सा ट्रेडिंग का नजरिया जरूर बन सकता है. 350 तक जाने का दमखम लगता है इंडस टावर्स में, यहाँ पर आप नज़र रखें और 310 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है. जहाँ तक मुझे याद है कल भी हमारे एक्सपर्ट की तरफ से सेम लेवल्स आते हुए दिखे थे, तो ये कुछ क्रूशल लेवल्स हैं जहाँ पर आपको ध्यान रखना है. इसके अलावा कल आईटी पैक में काफ़ी वीकनेस थी, पर ओवरनाइट नैस्डैक में रिकवरी ज़रूर रही. किरण जी, क्योंकि आप HCL टेक ट्रैक कर रहे थे, पर मैं एक बार आपसे TCS के बारे में राय जानना चाहती थी, क्योंकि हाल फिलहाल जो है एक थोड़ा सा मूवमेंट ज़रूर दिखाया, पर कल निफ्टी का टॉप लूजर साबित जरूर हुआ है. TCS क्या 4000 के लेवल से एक बाउंस बैक की उम्मीद करें या फिर थोड़ा सा और वीक हो सकता है ये? TCS की अगर हम बात करें तो प्रीवियसली भी हमने देखा था 40 to 4300 एक उसका क्लस्टर रेजिस्टेंस था. वो लेवल अगर क्रॉस नहीं किया तो हमने देखा था एक डीप करेक्शन 3600 तक भी आया था. अब रिसेंटली देख रहे हैं हम कि जब 4600 से जो करेक्शन आया है उसमें कहीं ना कहीं 3900 3800 के आसपास उसने बॉटम बनाया. वापिस कहीं ना कहीं 4200 का उसका एक रेजिस्टेंस है. तो एज ऑफ नाउ तो 200 रुपए की रेंज में है. नीचे आप देखोगे तो 4000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या 3900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. ऊपर में 4200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. एक बॉटम फिशिंग के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए. 3900 के आसपास अगर आपको मिले तो वहां पे आप बॉटम फिशिंग कीजिए. 3900 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में पहला जो टारगेट रहेगा वो 4200 रहेगा. जैसे ही 4200 क्रॉस करेगा उसके बाद देयर आर चांसेस कि हम यहाँ पे एक अच्छा खासा अप मूव देख सकते हैं. तो एज ऑफ नाउ थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए. यहाँ से 50-60 रुपया अगर नीचे मिलता है देन वी कैन एक्यूमुलेट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3900. तो अगर जो है थोड़ा और नीचे मिलता है 50-60 रुपये, तब जो है एक्यूमुलेशन की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए TCS में. फिलहाल जो है ये राय आती हुई, पर यहाँ पर अगर 3900 के आसपास मिले तो बेस्ट है. वहाँ उसके आसपास एक बार आप स्टॉप लॉस भी लगाएं, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है. ऊपरी स्तरों में 4200 आप ध्यान में रखें. पर एक बार मेटल काउंटर्स पर भी नज़र डालेंगे, क्योंकि कल नैल्को में लगभग 9-10% की तेज़ी देखने को मिली. एक बार रचना जी क्विकली नैल्को पे अगर आप अपना टेक दे पाए तो कहाँ तक और जा सकता है ये चार्ट, या फिर आज जो है थोड़े से करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन की उम्मीद करें? जी, कल ये जो मेटल काउंटर्स में मूवमेंट आई थी, इट वाज ड्रिवन बाय दिस मैक्रो न्यूज ऑफ चाइना. तो मैक्रो न्यूज की इफेक्ट है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये कोई एक दिन का प्ले नहीं होना चाहिए. यहाँ पे मल्टी डे के लिए स्विंग बनना चाहिए, और अगर मार्केट संभलेगा और अप स्विंग देगा 200 पीरियड एवरेज की वजह से भी, तो उसमें जो एक सेक्टर जो आउट परफॉर्म करना चाहिए वो मेटल्स हो सकता है. हालांकि जहां तक स्पेसिफिक नलकों की बात है, कल की मूवमेंट काफी बड़ी थी, तो आपको थोड़ा पुल बैक का इंतजार करना पड़ेगा. सेकेंड हाफ में जो पुल बैक आया है वो अगर 235 को होल्ड करता है तो 239 पे है अभी, और 235 के आसपास की एक अच्छी एंट्री बन सकती है. 230 के एसएल के साथ 235 की एंट्री अगर आप इसमें लॉन्ग साइड पे करते हैं तो दोबारा से ये काउंटर 250 और 55 की तरफ जाता हुआ आपको दिख सकता है. ये नज़रिया जो है नैल्को पे जिस तरीके की तेज़ी जो है इस काउंटर ने दिखाई है, ये सस्टेन होनी चाहिए. निचले स्तरों में 235 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है. 255 तक के इमीडिएट टारगेट्स आते हुए दिखेंगे. पर आज जो है NTPC ग्रीन एनर्जी का IPO भी खुलने वाला है. एक बार विवेक, मैं आपसे इसकी पेरेंट कंपनी NTPC पर एक बार व्यू लेना चाहूँगी, क्योंकि इससे वैल्यू अनलॉकिंग ज़रूर हो रही है, पर इसको लेकर एक्चुअली एक्साइटमेंट भी काफ़ी थी और NTPC के शेयर में एक उत्साह भी रहा. पर हाल फिलहाल NTPC में काफ़ी वीकनेस है. आप कैसे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को? और साथ ही साथ विवेक, अगर आप IPO एनालाइज कर रहे हैं तो एक बार क्विकली अपना टेक इस पर भी दीजिएगा. तो देखिए, NTPC पे मैं ओवरऑल मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म में बुलिश रहूंगा. एक तो वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो वैल्यू अनलॉकिंग ऑलमोस्ट बाजार में फैक्टर्ड इन है. लेकिन आगे चल के क्या होने वाला है इस स्पेस में, देखिए सरकार इन द सेंस कंपनी इस पे फोकस कर रही है. आगे चल के आपको ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, यही आपको ज्यादा रेवेन्यू और बिजनेस देने वाला है. तो ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आया है. इनफैक्ट NTPC आई थिंक मैंने आपके शो पे 180 रुपए से मैं बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट मेरे पास लिए हुए है उस दावों में ऐसे डिस्क्लोजर. तो वो आज बढ़ के 400 के ऊपर चला गया था. तो ये करेक्शन बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ मैं.
मुझे लगता है कि एक वाजिब करेक्शन है, और एक बार लिस्ट हो जाए एनटीपीसी ग्रीन, उसके बाद में इंटरेस्ट आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा। तो मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म आपको इस पे नजर रखनी चाहिए। देखिए आईटी, मुझे लगता है कि अब जो यूएस का इलेक्शन वगैरह था वो सब हो चुका है, यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन चल रहा है। और कभी भी क्या होता है कि एक सिक्लिकल सेक्टर हो गया आईटी भी, वो डिफेंसिव नहीं रहा है, तो वो सिक्लिकल सेक्टर को भी बाउंस बैक होने में 2-3 बार उठ के वापस गिर के फिर ही बाउंस होता है, जो अभी केमिकल में भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ऑन एवरी डिप्स आईटी पे फोकस रखना चाहिए, और जो बीएफएसआई रिलेटेड आईटी कंपनीज है वहां पे और ज्यादा फोकस रखना चाहिए। मुझे लगता है कि यूएस में थोड़ी बहुत यहाँ से रिकवरी देखने को मिलेगी, और जो ट्रम्प है वो मोर नेशनलिस्ट है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि आईटी अच्छा करेगा मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म में पूरा बाजार ही एकदम हिला हुआ है, तो आप बोल नहीं सकते कि क्या होगा। ठीक है, अलग अलग स्पेसिफिक स्टॉक्स पोर्टफोलियोज़ के अंदर अगर आपके पास है उसको काउंटर चेक करो, नहीं है तो देखो उसके अंदर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बट हाँ ये समय भी ऐसा है जब एकोमुलेशन अच्छे से किया जा सकता है। किरण सर आपने पानी पी लिया ना? आप उस समय विंडो में कटे थे, आप पानी पी रहे थे, फिर आपने बोतल रख दी, ऐसा मत क्या करो, आप पानी पी लो। हम भी बैठते हैं, आप भी बैठते हो 2-2.5 घंटे, तो प्यास खाना सब लगता है। आपको बताऊँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, चलो देखो ये देखो मेरा भी डिब्बा साथ में ही है। अब मैं सुबह भी नाश्ता नहीं कर पाता, थोड़ा लेट हो जाता हूँ, ये देखो मैं आपके साथ में रखता हूँ, आप भी रखो, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप विंडो को देख के पानी की बोतल में छोड़ा करो। मेरे को बड़ा अजीब लगा, आप पानी का ढक्कन आपने खोला फिर उसके बंद कर दिया बोतल का। अभी पी लिया आपने सर पानी? यस यस, पी लिया, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी रखो, मैं तो सभी गेस्ट से बोलूँगा पानी खाना वाना नाश्ता अपने साथ रखो, लंबा समय बैठना पड़ता है, सुबह सुबह नहीं खाएंगे फिर एसिडिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आप रखिए अपना खाना अपने पास, और प्लीज़ खाया भी कीजिए टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। विशाली एक शेयर चेक करना, NHPC एक सरकारी कंपनी है, इसका बॉटम है जिस जगह पर अभी आके खड़ा है, ये पुल बैक करेगा नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो फिर नहीं करेंगे इसके बारे में ट्रेड, बातचीत भी नहीं करेंगे। 69-68 का एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है तो आई थिंक अक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्लैरिटी नहीं है कि हाँ यहीं पे रुक जाएगा और पुल बैक आएगा, बट एक अच्छा सा सपोर्ट है जो 68 to 70 लेवल्स पे है। ओके ठीक है, थोड़ा सपोर्ट नीचे है लेकिन वो काफ़ी कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। वरुण बेवरेजेस चेक करना एक बार, रचना मैम आप, वरुण बेवरेजेस ये अच्छा पुल बैक का कैंडिडेट है, कितना स्ट्रांग है बस ये चेक कर दो आप। बेवरेजेस में पुल बैक के चांसेस लग रहा है, जिस हिसाब का चार्ट का सेटअप है। ये पुल बैक अभी 609 पे है स्टॉक, ये 625 तक लेके जा सकता है। अगर कोई इसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्ले करना तो 625 पे निकल जाना चाहिए, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। डाउन साइड पे सपोर्ट के लिए 600 का नंबर नजर में रखना चाहिए। ठीक है, विवेक सर आप तो कंजम्पशन को पकड़ने में उसके मास्टर हैं, आपको पता रहता है सिस्टम में कि अच्छा कंजम्पशन कहाँ पे बढ़ रही है और कहाँ पे घट रही है। पिछले दिनों कुछ एक रिपोर्ट्स आई थी, ये बता रही थी कि इस बार की दिवाली थोड़ी फीकी गई है। ये गाड़ी वालों ने भी बोला, ये एसी वालों ने भी बोला, ये वॉशिंग मशीन बेचने वालों ने भी बोला कि उतनी अच्छी दिवाली नहीं गई है। नया साल, 26 जनवरी, आने वाले और त्यौहार या नए ओकेशंस, ये कंजम्पशन का स्लो डाउन बरकरार रहेगा या फिर फ़र्क आएगा सर, कुछ चेंजेस आएंगे? देखिए इनफैक्ट कोविड के बाद में काफी कंजम्पशन हो चुका था डिम्पी जी। आप अगर उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, आप वर्लपूल देख लो या फिर IFB इंडस्ट्रीज देख लो, जितने एसीज वगैरह बिकने थे ना एक शॉट में, वो सारा का सारा एक्चुअली सेल्स हुआ था। अब दिवाली फीकी गई नहीं गई, वो आज के दिन ऐसा है कि दिवाली ओरिएंटेड कंजम्पशन ही हो ये कोई जरूरी नहीं है, और अराउंड द ईयर कंजम्पशन की स्टोरी चलती है, और इसके कारण ये बहुत बड़ा थीम होकर रखा है बाजार में। मुझे लगता है कि आगे चल के भी ये थीम बरकरार रहेगा। जब तक भारत की पॉपुलेशन एवरेज एज अभी जो 35 के नीचे है, वो वैसे ही इनफैक्ट 35 भी नहीं 30 के नीचे है, तो वो जब तक बढ़ती नहीं है, मेरे हिसाब से कंजम्पशन स्टोरी आपको बरकरार रहने वाली है। और जितने अब माइक्रो फैमिलीज हो रहे हैं, कंजम्पशन आपको यहाँ से और बढ़ते हुए ही दिखने वाला है। तो लॉन्गर टर्म एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है ये। शॉर्ट टर्म में ठीक है सेल्स अप डाउन तो होती रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि इनफैक्ट एज ए डिस्क्लोजर हमने तो कंजम्पशन फंड्स में निवेश किया है, काफी म्यूचुअल फंड्स में भी चल रहा है कंजम्पशन थीम बेस्ड फंड्स। डन, एक काम और करते हैं, जरा एक शेयर और चेक करा लेते हैं जरा, मैस्टेक। ये किरण सर से चेक कराते हैं। किरण जी एक बार जरा मैस्टेक चेक करना,
मैस्टेक का ब्रेकआउट आ गया है क्या, कि जिस जगह पर आके खड़ा है ये 3000 प्लस का शेयर होगा? यस, 3100। डेफिनेटली इसको हम ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम हम कह सकते हैं, जो कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट ये फरवरी से लेके अब तक यानी कि 8 महीने तक का ये कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट है। लास्ट 3 दिन से हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर आ रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है एक बार लॉन्ग कीजिए, 3030 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर ये एक भी बार 3030 नहीं ब्रेक करता है तो ऊपर में 33-3400 तक जाने की गुंजाइश रख रहा है। तो काफी लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको बाय कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में 3400 के टारगेट के लिए भी आप बाय कर सकते हैं। डन। हालांकि मैं शेयर्स ढूंढ रहा हूँ, कुछ कुछ और अच्छे शेयर्स मिल जाएं, लेकिन अभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है देखने में भी। एक काम करते हैं, जब तक शरद आपको ना 9 बजे के नवरत्न शेयर आपको बता देते हैं। इन बिटवीन 1-2 शेयर मैं ढूंढ के और रखता हूँ आपके लिए, जिसमें आज का ट्रेड बढ़िया मिल सके आपको। पहले नवरत्न जान लो, फिर वो शेयर और चेक करवाते हैं। शरद बताएं वापस। जी बिल्कुल, सबसे पहले जी पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे पुनीत गोयनका ने एमडी के पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया और सीईओ पे जो है जो पोजीशन लेने वाले हैं, और इसके कारण जो है जो डे टू डे ऑपरेशनल वर्क होती है उस पर नज़र रहेगी। तो स्लाइड पॉजिटिव जो है जी में रिएक्शन देखने मिल सकता है। पीएसयू स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। और यहाँ पे दीपम ने रिलीज़ किया है बाईबैक, शेयर स्प्लिट, डिविडेंड, बोनस के गाइडलाइंस को लेकर, जहाँ पे वैल्यू क्रिएशन देखने मिल सकता है। तो मोमेंटम पॉजिटिव रह सकता है आज पीएसयू स्टॉक्स का। एनटीपीसी भी नज़र में रखिएगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आज आईपीओ खुलने वाला है। लगभग 4000 करोड़ रुपए उन्होंने एंकर इन्वेस्टर्स के ज़रिए रेज़ किए, जहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर्स इंक्लूड करते हैं वो इंक्लूड है आपके गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। और प्राइस बैंड की बात करें तो 102 से 108 रुपये प्रति शेयर का जो है प्राइस बैंड देखा गया है। आईपीओ इंटायरली फ्रेश इशू रहेगा 10,000 करोड़ रुपए का। चौथा स्टॉक जीएमआर एयरपोर्ट्स, इनके मंथली जो डेटा आती है अक्टूबर की ट्रैफिक डेटा, उसमें अच्छी सुधार, लगभग आप कह सकते हैं 9% का ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। एस्ट्राजेनेका फार्मा, डीजीसीआई की अप्रूवल आई है इन्हेलेशन ड्रग को लेके, तो इसमें भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। एमएनएम भी नज़र में रहेगा। ईटी की रिपोर्ट आ रही है कि वॉल्क्सवैगन इंडिया के जेवी जो है उनकी रुक गई है और टूट गया है, और इसके जो कारण है वो डेवलपमेंट कॉस्ट या सोर्सिंग बता रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट आई है ईटी से। वारी एनर्जीज़ अर्निंग्स की बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे तो अर्निंग्स इनकम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, हालांकि मुनाफा में अच्छी ग्रोथ आई है और ऑर्डर बुक 20 गीगावाट का है। 8वां स्टॉक शिल्पा मेडिकेयर, यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है कंपनी के लिए। अब देखें तो अप्रूवल ईडीक्यू की आ गई है एपीआई की, जहाँ पे वो हार्मोन ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है शिल्पा मेडिकेयर के लिए। हमारा आखिरी स्टॉक जो हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है, और हमने एविएशन थीम को ही पकड़ा है क्योंकि 17 नवंबर को 5 लाख पैसेंजर्स ने भी भारत में ट्रैवल किए हैं। तो ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले आपको जीएमआर एयरपोर्ट्स बताया, और अब जो है इंडिगो नज़र रखिएगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस 4800 का है। अक्टूबर नवंबर के एयर ट्रैफिक 10 से और 11% ग्रोथ आया है, और ओवरऑल डोमेस्टिक ग्रोथ और जो प्लांट जो पीएलएफ फैक्टर्स होती है उसमें सुधार के कारण एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। 9 के 9 शेयर आपके सामने हमने रख दिए, और इसमें से कुछ और शेयर भी छांटते, लेकिन उससे पहले जी एंटरटेनमेंट पे एक टेक लेना ज़रूरी है। विवेक जी, कई बार क्या होता है, वैसे तो ये बात पुरानी कहावत है कि धैर्य रखेंगे तो धैर्य से बहुत सारी चीज़ मिल जाती है, धीरज सबका मित्र है ना। कई बार समय अनुसार अगर फैसला ना लिया जाए ना तो शेयर्स ख़राब भी होते हैं। जी एंटरटेनमेंट इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। भाई आपको जब एमडी की कुर्सी छोड़नी थी तो पहले छोड़ देते सर। हालांकि हम बहुत छोटे हैं आपको गाइड करने के लिए, लेकिन मार्केट में यही तो एक पॉइंट था जहाँ पे जी एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा था। अभी जाके पुनीत जी ने कहा कि नहीं वो एमडी की कुर्सी छोड़ देते हैं। शेयर हालांकि 3.5% ऊपर है, उस जगह पर आके खड़ा हुआ है जहाँ इसको नहीं आना चाहिए था। अभी क्या करना है सर, शुरू कर दें एक्युमुलेट करना? देखिए डिम्पी, अपनी पहले भी बात हुई है कई बार, और इनफैक्ट इसमें कई बार ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिला है। जब जब ये 120 130 के बाजू आया है तो मेरा यही रहा है कि इसमें एंट्री करना चाहिए, और 160 170 में बाहर निकल गए थे। तो ये कई बार हो चुका है, और मुझे लगता है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। अब आप बोल रहे थे ना कि कुर्सी छोड़नी थी तो पहले ही छोड़ दे। देखिए जिंदगी में है ना, ये ईगो बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार ईगो आपको मतलब आपको बर्बाद कर देगी, लेकिन सही फैसले नहीं लेने देगी। तो ठीक है, अब एटलीस्ट देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है कि कुर्सी छोड़ी है तो आज कंपनी का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। कंपनी
मतलब उसका आप अगर बुके ऑफ प्रोडक्ट्स देखो, नंबर ऑफ चैनल्स देखो, तो आज के दिन जी 120 में इस स्टील इंग्लिश में जो बोलते हैं ना, मतलब आपको 100% अक्यूमुलेट करना चाहिए विथ डेफिनेटली। देखिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते होते आपको 2-3 साल लग गए, तो आपको अगर लेके पूरा इस प्रॉब्लम से बेनिफिट करना है तो भी आपको 2-3 साल के लिए ही स्टॉक लेना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो बात अलग है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए भी बहुत अच्छा रह सकता है। आप धीरे धीरे इसमें अक्यूमुलेट कीजिए। ये मेरे हिसाब से 110 के नीचे नहीं जाने वाला है, वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये स्टॉप लॉस धीरे धीरे शेयर को प्लस कीजिए। एक अच्छी खबर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को चाहिए थी, कंपनी को नहीं, वो खबर आई है मार्केट के अंदर, आज गैप भी कर रहा है, तो आप बीइंग एज एन इन्वेस्टमेंट्स आप इसको एक बार देख सकते हैं ज़रूर। चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़े हैं, और चंदन जी आए हैं जॉर्जिया से घूम के। चंदन जी, कितने दिन लगाए जॉर्जिया में? आपने एक जो फोटो मेरे को भेजी वो तो बड़ी सुंदर है, कितने दिन लगाए आपने जॉर्जिया में? बिल्कुल 4-5 दिन का ट्रिप था, तो काफी अमेजिंग कंट्री है। और मार्केट गिर रहा था, एफआईज कंटिन्यूसली बेच रहे थे। मैंने कहा क्या पता बाहर जाके आए तो एफआईज का मूड माहौल बदले। और आई थिंक गेन साइकिल के हिसाब से मेरे हिसाब से 4-5 दिन का और प्रॉब्लम है मार्केट में। 23,300 और 23,333 एक बहुत बड़ा लेवल है। आई थिंक जब मार्केट गिरा था तब हम इसी लेवल की बात कर रहे थे। तो यदि मेरा स्टडी यदि वर्क करता है यहाँ पे, क्योंकि पहले हम 81 इसके स्क्वायर पे बात करते थे, मेरा यदि स्टडी वर्क करता है तो 4-5 दिन में मार्केट का बॉटम होना चाहिए, और एफआई जो बेच रहे थे वो शायद कहीं थोड़ा थोड़ा रिकवरी के लिए वापस आएंगे। ठीक है, तो 23,000 के आसपास आप कह रहे हैं कि बस ज़्यादा नुकसान है नहीं, आप घूम फिर के आ गए हैं। बिल्कुल, थोड़ा थकान दिख रही है सर आपको यात्रा की, थोड़ी सी थकान दिख रही है चेहरे पर आपकी, हल्की सी यात्रा की, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, अब आप आए हैं घूम फिर के तो अच्छे से आपसे मुलाकात भी होगी। अपने शेयर्स बताइए सर पहले, चंदन सर बिल्कुल अपने शेयर्स स्टडी वाले। बिल्कुल, यात्रा की थकान तो होगी, बिना रात को सोए सीधा ऑफिस आ गए हैं, और ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश में लाइव है। मेरा ऐसा मानना है डिम्पी कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक मेजर सपोर्ट टर्न हुआ है यहाँ पे। आप देखोगे 3 दिनों से बैंक निफ्टी 49,900 नहीं तोड़ रहा है, और पिछले लगभग 23 वीक से 49,650 का जो मेजर सपोर्ट है वो टूट नहीं रहा है। तो मार्केट में रिकवरी आनी है तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में आएगी, और भरोसा यदि है तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले होगा, तब जाके निफ्टी स्टेबल होगा। तो यदि आप मुझे बिग एंड बोल्ड कॉल की बात करें इस इंडेक्स में, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस लेवल पे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर करेगा। 23,300 का जोन निफ्टी में और 49,650 का जोन बैंक निफ्टी में ध्यान रखना चाहिए। अब हम स्टॉक वाइज की बात करें तो फेडरल बैंक मेरे रडार पे है। टेक्निकली बात करें तो डेली चार्ट में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, स्टॉक कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, हल्का सा डिप आया, वो डिप में खरीदारी आ रही है, तो फेडरल बैंक पे ध्यान रखना चाहिए। 196 के सपोर्ट से 210-212 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। 212 तक के लक्ष्य फेडरल बैंक पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन पर भी एक राय ले लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय के साथ 4,800 का लक्ष्य दिया है, लेकिन इसके अलावा स्विगी और जोमेटो पर भी कुछ रिपोर्ट्स आई है। तेजस, आपसे पूछना चाहूंगी, स्विगी तो हाल ही में लिस्ट हुआ, लेकिन जोमेटो चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, जोमेटो का बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 11% करेक्ट कर दिया है रीसेंट टॉप से, बट जोमेटो की बात करें तो वो अभी भी एक चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा हुआ है। स्टॉक ने 2 दिन पहले ही एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दिया था। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में जो है आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए स्टॉक में। स्टॉप लॉस है करीबन 259 के करीबन। जब भी कोई गिरावट आती है या तो करंट भाव में भी स्टॉक अक्यूमुलेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था 298 का वो रीटेस्ट कर सकता है ऑटो पर। लेकिन तेजस, इसके अलावा जल्दी से आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बता दीजिए। तो मेरे जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज है उसमें से पहला जो है वो है दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक निफ्टी जैसे कि काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है निफ्टी को, और अपनी 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको भी सस्टेन कर रहे, बाउंस कर रहा है। और पीएसयू बैंकिंग स्पेस का जो स्ट्रक्चर है, चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक है हम करंट भाव पे डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसमें आपको थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 779 का पहला लक्ष्य रहेगा, 835 का दूसरा लक्ष्य रहेगा, 855 का। और दूसरा जो मेरा ट्रेडिंग कॉल है वो है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था और 3667 का एक स्विंग हाई बना के स्टॉक ने एक हल्का सा करेक्शन दिखाया है। 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको होल्ड कर रहा है स्टॉक।
मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव है करंट भाव तेजस पे। आपके शेयर्स हमने नोट कर लिए। एक काम करते हैं, अब तो जरा मार्केट ही ओपन कर रहे हैं, जरा पहले मार्केट्स पे आ जाते हैं, फिर आपसे और चर्चा भी करेंगे। निफ्टी इस समय 75 पॉइंट की बढ़त के साथ आपको ओपन करेगा, अच्छी बात है, काफ़ी दिनों बाद दिख रही है, 23,500 के ऊपर है, लेकिन 575 आएगा तब 200 दिनों के एवरेज का रिपेयर भी हो जाएगा, और होना भी चाहिए। 216 पॉइंट के साथ बैंक निफ्टी चल रहा है, ये 50,580 का पहला टिक दिखाएगा। आई होप सो कि आज मार्केट के अंदर ये जो आज तेज़ी गैप के साथ मिल रही है, गुम नहीं होनी चाहिए। अगर ये गुम हो जा रही है तो आप समझ लीजिएगा अभी भी बहुत एफर्ट्स करने बाकी हैं, और अगर गुम नहीं होती है तो पहला साइन भी आप समझ सकते हैं कि कुछ रिकवरी की उम्मीद आप कर सके हैं। 1300 शेयर इस समय एडवांस डिक्लाइन के साथ आपको खुलते हुए दिख रहे हैं, और 300 शेयर उसमें डिक्लाइन है, यानी कि रेशो तो काफ़ी अच्छी है, 1:4 की रेशो के साथ है। 75 के बाद अब 86 पॉइंट का बढ़ा था आपको दिखेगी निफ्टी पर, 90 पॉइंट ऊपर आ चुका है, 100 पॉइंट ऊपर है, और 150 पॉइंट है बैंक निफ्टी। शुरुआत में अभी इंडिया विक्स मत चेक करना, 5 मिनट में चेक करना, थोड़ा सेटल हो जाने दो। इंडिया विक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये अब घटना भी नहीं चाहिए, बढ़ना भी नहीं चाहिए, यहीं रुक जाए तो मार्केट अपना काम करेगा एक्सपायरी का। देखिए अब बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो खत्म हो गई है, मंथली रह गई है, तो बड़ा हिस्सा बैंक निफ्टी का अब मंथली एक्सपायरीज की तरफ ही शिफ्ट होगा, ऑप्शंस में भी और फ्यूचर्स में भी। तो अब जो पहला पैसा वीकली के अंदर बढ़ जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मार्केट वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया से आपको खुलता हुआ दिख रहा है आज। और मैं आपको जरा टॉप गेनर्स भी दिखा देता हूँ बाजार के, कि आज के टॉप गेनर कौन कौन से हैं। ऐसे शेयर्स जो आज चले हैं बढ़िया, खुले हैं बढ़िया, इनफैक्ट BPCL है, ट्रेंट, इन्फोसिस, BEL, ये चारों शेयर्स जरा स्क्रीन पर दिखाना। BPCL, ट्रेंट, इन्फोसिस, BEL, कोल इंडिया भी आप दिखाना चाहो तो स्क्रीन पर ये भी दिखा सकते हो। इसके अलावा PFC, REC का कॉम्बो चल रहा है स्क्रीन पर, PFC, REC का कॉम्बो चल रहा है, एक सरकारी कंपनी IRFC, इसके अलावा एक रियल एस्टेट कंपनी है लोधा डेवलपर्स के नाम से है, तो अब मैक्रोडेक है एक्चुअली उसका नाम, लोधा उसका कोड है, तो वो आपको दिखेगा 1 से 1.5% ऊपर। ये जी एंटरटेनमेंट अब 6% ऊपर आ चुका है। यही काम अगर पहले होता तो ये सर्किट, अब तो फ्यूचर से भी बाहर आ गया वैसे, बाय द वे मैं आपको बता दूं, पहले तो F&O में भी था, यही काम अगर थोड़ा पहले हो गया होता तो फिर फ्यूचर्स के अंदर आपकी जो तेज़ी बनती वो अलग ही कैटेगरी की बनती। खैर कोई बात नहीं, अब तो कैश के हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, बट 6% का रिवॉर्ड भी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो अभी भी ठीक है, 1600 शेयर, 350 शेयर हैं, डिक्लाइंस की संख्या बढ़ नहीं रही, एडवांसेस की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब पहला कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा हमको ज़रूर बनता हुआ दिख रहा है। ये जैसे चंदन सर भी जॉर्जिया से घूम के आए भी, और उनकी अपनी स्टडी भी यही कहती है कि बस आपको ज़्यादा नहीं है गिरावट, ये 23,000, 22,800, 23,000 के आसपास का एक शायद बेस बना ले। और यही बात एग्जैक्टली सुबह भी हमने आपके सामने रखी थी कि 75% आप दर्द झेल चुके हो, सिर्फ 25% का दर्द हो रहा है, जैसे तैसे झेल लो तो काम बन जाएगा। आज निफ्टी थोड़ा पुल बैक करने के मूड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से दिख रहा है, या मैं बोलूँगा कल का डाइवर्जेंस को पूरा कर रहा है, पुल बैक भी क्या, कल के डाइवर्जेंस को पूरा कर रहा है, ये थोड़ा सा मेरे को इसके अंदर ज़्यादा दिखा। आज जो निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं, और वो करीब 40 शेयर ऐसे हैं जो हरे निशान में हैं, मैं उनके नाम बताऊं तो आज IT का पुल बैक आपको साफ स्क्रीन पे दिखेगा। इन्फोसिस सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है लेवल्स में, कन्विक्शन में। HDFC, रिलायंस और ICICI बैंक का कॉम्बो भी आज मार्केट के काम आ रहा है। 6 के 6 शेयर स्क्रीन पर वापस से दिखा दीजिएगा, जो हम लगातार स्क्रीन पर दिखाते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ एक और शेयर्स भी आपके सामने रखेंगे, वीक काउंटर्स भी, जहाँ पर आज अच्छा दिन नहीं चल रहा। L&T, HUL, TCS, इन्फोसिस, ज़्यादातर शेयर आपको हरे निशान में देखेंगे, इंक्लूडिंग रिलायंस एंड HDFC बैंक ऑल्सो। तो जो 6 शेयरों का वेटेज है मार्केट के पास करीब 40% के आसपास का, उनमें आज हरा निशान दिख रहा है। देखते देखते 150 पॉइंट करीब आज अब निफ्टी ऊपर आ चुका है, और बैंक निफ्टी के अंदर भी बढ़त है। तो पहला जो साइन होता है मार्केट का, उसने बहुत ही अच्छे से स्मार्टली पार किया है, एंड आई होप सो कि एक पुल बैक का ट्रेड मार्केट के अंदर बनना चाहिए। अगर आप 15 मिनट का चार्ट स्टार्टिंग में ही डाल देंगे तो आपको दिखेगा ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा, और ये 50 दिन की एवरेज का ब्रेकआउट भी दिख रहा है, ट्रेंड रिवर्सल भी दिख रहा है, जो कम से कम 200 से 250 पॉइंट निफ्टी को और खींच सकता है। आज खींचे कल खींचे वो अलग बात है। खैर जरा हीट मैप स्क्रीन पे लेके आते हैं ये फटाफट से। मैं इन बिटवीन वीक काउंटर्स आपको बता देता हूँ। आज सन फार्मा का दिन थोड़ा ठीक नहीं है, शुरुआती तो कमज़ोर हुई है। इसके अलावा SBI लाइफ भी हल्का सा कमज़ोर है, और बस और कुछ ज़्यादा खास शेयर दिख नहीं रहे मेरे को जो इस तरह से मैं आपको बता पाऊँ कि हाँ बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। तो आज एडवांस डिक्लाइन की रेशो काफ़ी ठीक है। हीट में अब आपकी स्क्रीन पर इकलौता शेयर SBI लाइफ जो आधा 0.25% नीचे है, नहीं तो ज़्यादातर शेयर्स आपको ऊपर दिखेंगे। और अच्छी बात यह है कि न केवल IT बल्कि IT के अलावा वाला सेगमेंट भी आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है।
निफ्टी फार्मास्यूटिकल्स, निफ्टी बैंक, ऑटोज, मेटल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स मेरे को आज स्क्रीन पे दिखे। और एक और चीज़, आज ना सरकारी कंपनीज के अंदर पुल बैक आ रहा है, चाहे वो REC PFC का कॉम्बो हो, चाहे मजगांव डॉक हो, IRFC हो, ये कुछ एक शेयर्स आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको ये सारे शेयर्स दिखेंगे जो सरकारी कंपनीज के खेमे में आते हैं। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट की भी आज बढ़त अच्छी है, देर आए पर दुरुस्त है, हो सकता है, देखते हैं क्या होता है अभी और मार्केट के अंदर। ये सब IT के स्टॉक्स भी अपनी स्क्रीन पर आप इस समय नोटिस कर रहे हैं। अब जरा एक काम करते हैं, हीट में अब आपने मोटा मोटी देख ही लिया। अब मेरे दोनों सहयोगी मार्केट के मेहमानों से जुड़ जाएंगे, तेजस, चंदन, विवेक हैं, और उनसे जरा ओपनिंग के सौदे आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो चलिए, मार्केट्स की हुई है अच्छी शुरुआत। ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं ये जानना शुरू करते हैं ओपनिंग ट्रेड में। और चंदन, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहां पर है आपकी नज़र, और साथ ही कोई अपडेट है तो वो भी शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, अपडेट तो यही है कि बाजार एक की लेवल पे आ चुका है और उस लेवल को थोड़ा बहुत तो रेस्पेक्ट करना चाहिए। हालांकि कंसर्न्स इंडेक्स में ये हो रहे हैं कि रिकवरी के बाद में फॉलोअप नहीं आता, बट आई थिंक अब कहीं ना कहीं दृष्टिकोण थोड़ा सा फॉलोअप दिखाने लायक भी बन सकता है। 2-3 चीजें ध्यान में रखना चाहिए। एक तो एक डीप ओवरसोल्ड टेरिटरी में इंडेक्स गया है, आपका RSI लगभग 30 के नीचे जाके टर्न हो रहा है। दूसरा बैंक निफ्टी है, वहां पे थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ बन रही है, वहां पे आप नैरो रेंज फॉर्मेशन का प्राइस पैटर्न देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिकवरी के संकेत बाजार में है। हालांकि कितने फॉलोअप रहेंगे, कितना टिकेगा, वो थोड़ा सा और हमें जजमेंट लेना पड़ेगा। तो क्या हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में जो बिटन डाउन हेवीवेट्स नेम है वहां पे स्ट्रॉन्ग रिकवरी आएगी और ध्यान उधर रहना चाहिए। बट मैं स्ट्रेंथ पे फोकस करूं तो मैंने एक फेडरल बैंक की बात की और मैं उसी काउंटर को रिपीट करना चाहूंगा। हमने यहाँ पे 210 212 के टारगेट की बात की थी, अब मैं इसको 199 के सपोर्ट से वापस खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा, ऊपर में 212 215 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाजार 23,750 से 24,000 को अटेम्प्ट करेगा और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे 50 250 होल्ड करता है तो 50 750 तक अटेम्प्ट करने का प्रयास करेगा। तो उस तरह से हमें रणनीति बना के हल्के से बाजार के स्विंग को और शॉर्ट कवरिंग स्पाइक को प्ले करने के लिए अपनी रणनीति बनानी चाहिए। ऑलराइट, तो शॉर्ट कवरिंग शायद ट्रिगर हो सकती है और बाजारों पे नज़रिया पॉजिटिव है। चंदन जो है फेडरल बैंक जो उन्होंने कॉल दी थी उसी पर स्टिक करना चाहेंगे। पर चंदन, जैसा कि आप कह रहे थे कि कुछ बीटन डाउन नेम्स पर अब नज़र रखनी चाहिए, तो केवल फेडरल बैंक पे ही फिलहाल नज़र रखें और कुछ देर में फिर आपसे एक बार अपडेट लेके क्या कोई दूसरा स्टॉक उभरा है आपकी लिस्ट पे? मैं यही सोच रहा था कि आपका बिल्कुल यही सवाल होगा कि कौन से बिटन डाउन नेम पे बात करें। तो एक तो मैं फोकस करूंगा ट्रेंड पे। देखो, ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है पिछले, हम लगभग कुछ सालों की बात करें, बट पिछले लगभग 2 महीने में ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्टिव मूव देखने को मिला है। 8,350 से लेके 6,200 तक का करेक्टिव मूव मिला है, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड में अच्छा यहाँ पे रुझान है। 6,250 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 7,000 तक के टारगेट ट्रेंड में मिलने चाहिए। तो ट्रेंड एक कैंडिडेट हो सकता है जो आपको एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर और मेजर स्ट्रेंथ को प्ले करने के लिए आपको एक मोमेंटम दे। बिटन डाउन निम में ट्रेंड पे मैं ध्यान रखना चाहूंगा। फेडरल बैंक ऑलरेडी हम सजेस्ट कर चुके हैं। उसके अलावा यदि मार्केट चलता है तो कुछ ना कुछ बैंक्स को चलना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली पॉजिटिव है। तो उस लिहाज से हम बात करें तो मेरा ध्यान यहाँ पे ICICI बैंक पे रहा। ICICI बैंक आप देखोगे तो ऊपर के लेवल से करेक्टिव मूव के बावजूद भी 1220 1240 का जोन तोड़ता नहीं है, तो हल्का सा डिप आए तो 1220 के सपोर्ट से यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। उसके अलावा आपको IT काउंटर में भी ध्यान रखना चाहिए। HCL टेक को 1800 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 1920 तक के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। तो ट्रेंड, HCL टेक, फेडरल बैंक, ये सब कुछ काउंटर रहेंगे जहां पे स्ट्रेंथ है और अच्छे खासे रिवर्सल और रिकवरी भी इनमें देखने को मिलनी चाहिए। ऑलराइट, माफ़ कीजिएगा चंदन, मैंने आपको पुश किया पर कहाँ आप फेडरल बैंक एक ही काउंटर के साथ जा रहे थे। पर देखिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए चांदी चांदी, क्योंकि 3 से 4 काउंटर्स जो है आपके सामने है जहां पर चंदन का नज़रिया पॉजिटिव है, जिसमें निफ्टी का टॉप गेनर फिलहाल ट्रेंड में एक रिवर्सल और एक और अपसाइड की उम्मीद कर रहे हैं। IT पैक से HCL टेक फिलहाल पसंद आ रहा है, और क्योंकि निफ्टी बैंक पर भी पॉजिटिव नज़रिया है तो ऐसे में ICICI बैंक पर नज़र रखिए और साथ ही दूसरा जो बैंकिंग काउंटर है
वो फेडरल बैंक ऑलरेडी उनके रेडार पे है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन ये आपके ओपनिंग ट्रेड्स बताने के लिए। पर इसी के साथ तेजस आपसे भी समझना चाहेंगे, बताइए आपकी नज़र कहाँ पर है और कोई अपडेट है तो वो भी शेयर कीजिएगा तेजस। देखिए, मुझे तो बीएसई का काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन दिया था, लेकिन बीएसई का जो शेयर है वो कल के सत्र में भी उसने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी। आज भी एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाया, 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक है, फिर से इसका जो स्विंग हाई है 5000 के करीबन वो रिटेस्ट कर सकता है। तो बीएसई लिमिटेड में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4625 का पहला लक्ष्य रहेगा, 5000 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 5200 का। और इसके अलावा मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का भी काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक ने भी एक डबल बॉटम बना दिया है 230 के करीबन। उसके बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था और पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक में एक हल्की सी मुनाफा वसूली आई थी। और कल का जो कैंडल है, कैंडलस्टिक पैटर्न, वो काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बना है डेली चार्ट पे। तो मेरे हिसाब से तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ट्रेडिंग के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 236 का स्टॉप लॉस रहेगा, 250 और 55 के टारगेट रहेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा पर खरीदारी की राय 250 से 255 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा बीएसई यहां पर 5000 से 5200 तक के लक्ष्य। इसके अलावा रियल्टी स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। याद रखें निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में कल तेजी दिखी थी, आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। 1.5 से 2% की तेजी के साथ निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स का कारोबार और लोढ़ा 4.5% ऊपर। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और रेमंड में भी 2 से 2.5% की तेजी दिखी है। चंदन, क्या राय होगी इन रियल एस्टेट स्टॉक्स पर? मैं पॉजिटिव व्यू रख रहा हूँ और काफी अच्छा प्राइस पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। लोडा ऑलरेडी पिछले 4 वीक से हाई टॉप साई बॉटम बना रहा है और मल्टीपल सपोर्ट्स इंटेक्ट होके की हर्डल यहाँ पे निकल रहा है। डेली चार्ट पे देखे तो एक राउंडिंग फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट यहाँ पे 1235 के ऊपर बना है, तो उसके चलते यहाँ पे खरीदारी के मौके बनेंगे। 1260 का सपोर्ट है, 1320 तक के लक्ष्य आपको लोडा में बनने चाहिए। और उसके अलावा आप ओबेरॉय रियल्टी की बात करें तो ओबेरॉय में भी मल्टीपल सपोर्ट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 23 दिनों से ओबेरॉय ने 1880 से लेके 1900 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट लिया है। तो मेरे हिसाब से 1900 को या 1880 को सपोर्ट बनाना चाहिए, 2000-2050 तक के एक बार के स्विंग को प्ले करने के। बिल्कुल, तो ये राय रियल एस्टेट स्टॉक्स पर। लेकिन इसके अलावा हुनासा कंज्यूमर पर नजर डालेंगे। नतीजों और मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद कल 20% के लोअर सर्किट में स्टॉक लॉक्ड इन था। आज भी करीब 12% की गिरावट यहाँ पर दिखी है, 260 के आसपास कारोबार। तेजस, क्या राय रहेगी हुनासा कंज्यूमर पर, और जिसके पास ऑलरेडी पोजीशंस है 2 दिन की गिरावट के बाद अब क्या राय होगी? देखिए, ये जो हुनासा कंज्यूमर है, स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था 10 नवंबर को 256 का, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम लो था। मेरे हिसाब से आज के क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर बंद देना चाहिए, तो ही यहाँ से एक पुल बैक रैली आ सकती है। 250 से लेके 256 के बीच में काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है और स्टॉक जो है काफी ओवरसोल्ड है। तो मुझे लग रहा है कि 250 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे रख के ट्रेडिंग के हिसाब से किसकी पोजीशन फंसी हुई है तो पुल बैक रैली में निकल जाना चाहिए। पुल बैक रैली में निकल जाना चाहिए, ये सलाह हुनासा कंज्यूमर पर नतीजों और मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद दूसरे दिन लगातार स्टॉक में भारी गिरावट। 2 दिन में स्टॉक करीब 25 से 30% टूट चुका है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर सबसे कम तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, सभी सेक्टोरल इंडिसेस हरे निशान में। लेकिन फार्मा सेक्टर से एक स्टॉक ग्रैन्यूल्स 4.5% की तेजी यहाँ पर दिखी है। चंदन, सबसे पहले ग्रैन्यूल्स पर अपनी राय दीजिए और इसके अलावा फार्मा सेक्टर से और कोई स्टॉक जहां पर फ्रेश पोजीशंस इन लेवल्स पर लिए जा सकते हैं? पहले निफ्टी फार्मा की बात करें सस्ती, तो निफ्टी फार्मा में 7 दिनों से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। और वीकली स्केल की बात करें तो पिछले 7 वीक में 23,900 से 21,600 तक का डिक्लाइन हुआ है। बट कहीं ना कहीं जैसा हम बात कर रहे हैं कि मेरा मानना है कि बाजार में रिकवरी आनी चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट नंबर से मार्केट घुमा है। 23,333 बहुत बड़ा लेवल है और इवन मंडे को भी उसने 23,350 के लेवल को टेस्ट किया और साथ में बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं फार्मा भी यहाँ पे डिफेंसिव का प्ले थोड़ा बहुत करता हुआ नजर आएगा। हालांकि काफी सेलेक्टिव रहना पड़ेगा क्योंकि बीट एंड डाउन हेवी वेट्स में ज्यादा रिकवरी आएगी कंपैरेटिवली। बट यस, ग्रेनुअल्स की आप सबसे पहले बात करें तो ग्रेनुअल्स में मेजर सेटअप पॉजिटिव है।
आप देख रहे हो पिछले लगभग 10-12 वीक से ये 520 का लेवल तोड़ नहीं रहा है, तो 520 का सपोर्ट बनाना चाहिए। और मेरा तो ऐसा मानना है कि 580 से लेके 600 रुपए तक के टारगेट आपको ग्रैन्युअल्स में मिलने चाहिए। उसके अलावा दूसरे फार्मा काउंटर पे हम नजर डालें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे थोड़े प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन में। मेरे हिसाब से ग्रैन्युअल्स ही कंपैरेटिवली बेटर होगा एज ऑफ नाउ इस जंक्चर में। और दूसरा काउंटर आप ध्यान रखें डीवी स्लैब में। डीवी स्लैब भी मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे 5740 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 6100 तक के टारगेट आपको यहाँ पे दिखेंगे। 6100 तक के टारगेट्स डिवीज लेबोरेटरीज और इसके अलावा ग्रैन्यूल्स पर भी चंदन ने अपना नजरिया दिया। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट, हमने मार्केट शुरू होने के पहले भी इसकी चर्चा की थी। 6.5% की तेजी के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में ये स्टॉक शामिल है। करीब न्यूज़ फ्लो भी आया था जिसके चलते स्टॉक में अच्छी तेजी दिखी है। तेजस, क्या राय होगी जी एंटरटेनमेंट पर? देखिए, जी एंटरटेनमेंट का जो स्टॉक है इट इज फॉर इन्वेस्टर। स्टॉक ने अच्छी खासी गिरावट दे दी है और इसका जो 114 को जो सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, जो मार्च 2020 के करीबन फॉर्म हुआ था, रिसेंटली स्टॉक ने वहां से ही रिवर्सल दिखाया है। तो दिस स्टॉक इज फॉर इन्वेस्टर। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक धीरे धीरे रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। 127 128 के करीबन एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, उसकी जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है उसका रेजिस्टेंस है। एक बार वो सरपास करता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक बाइंग मोमेंटम आएगा और स्टॉक 136 से लेके 143 तक जा सकता है। तो किसका लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 114। ठीक है, खैर 200 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है निफ्टी पे इस समय देखते ही देखते, और ये अच्छा साइन भी है। और करीब 150 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी भी बैंक निफ्टी चल रहा है। या मैं बोलूँगा कि निफ्टी कल का अपने डाइवर्जेंस को पूरा कर रहा है, कल और परसों का, क्योंकि 2 दिन बैंक निफ्टी ने अपने आप को बेस बनाए रखा लेकिन निफ्टी स्लाइटली नीचे गया था। आज उसको थोड़ा पूरा करता हुआ दिख रहा है। एक और अच्छी चीज़ मेरे को जो डाटा में दिख रही है वो है इंडिया विक्स। आज 3-3.5% टूटा। एडवांस डिक्लाइन की रेशो ये ठीक है, पुट कॉल रेशो ये ठीक है। तो इसलिए चंदन जी की भाषा में बोलूँ अगर मैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मार्केट को बहुत ही क्रिटिकल लेवल से एक पुल बैक मिल रहा है। रिवर्सल कहना जल्दबाजी है बट एक पुल बैक है। इस पुल बैक को पुल बैक की दृष्टि से ही देखा जाए, समझा जाए। थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सपायरी अब सामने खड़ी है, 27 और 28 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। तो उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट वीक होगा वो अपने आप में क्रूशल रोल प्ले करेगा ऑन अ कवरिंग फ्रंट। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आप बहुत ही सेलेक्टिव होकर काम कीजिए मार्केट के अंदर। कोई भी जल्दबाजी, कोई भी हेस्टी डिसीजन लेने से फिलहाल बचें, सेलेक्टिव रहें, स्वस्थ रहें। खैर आगे बढ़ें, कुछ जरा शेयर चेक करवा लेता हूँ मैं। चंदन सर, एक जरा PVR INX चेक करना, बिना वॉल्यूम का चल रहा है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट कुछ खास नहीं है। फ्यूचर्स वाली प्लेट भी दिखाना प्रोड्यूसर जी आप इसकी PVR की। कितना ट्रस्ट करें सर आज के इस मूव पे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये सब जितने भी काउंटर आप बता रहे हो उनमें रिकवरी आएगी तो शॉर्ट कवरिंग से आएगी। ओपन इंटरेस्ट शेड ही होगा यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल पीवीआर की बात करें तो पिछले 8 वीक में 1750 से लेके 1435 तक के डाउन साइड देखने को मिले और यहाँ पे शॉर्ट्स के बिल्टअप भी बने। तो मेरे हिसाब से ओपन इंटरेस्ट लाइट रह के ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन होते हुए नजर आएंगे और वो एक ट्रिगर देंगे। हालांकि इसका ट्रेंड कंपैरेटिवली बात करें तो हल्का सा नेगेटिव स्ट्रक्चर है, वीकली मंथली चार्ट सेटअप है, बट डेली चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा सा बाउंस आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 1444 के सपोर्ट से आप बाउंस प्ले करें एक बार के लिए 1550 के लक्ष्य बनाने के लिए। चंदन सर, जो हम लिस्ट बना रहे थे एकोमुलेशन वाले स्टॉक्स की कि धीरे धीरे करके इनको एकोमुलेट करते जाओ, उसमें क्या फेडरल बैंक को भी जोड़ सकते हैं? देखो, एक दो पहचान है इसकी। पहला, एक तो ये अपने आप पे कोर स्ट्रेंथ रखता है, इसने बाजार की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरा, RSI डाइवर्जेंस के हिसाब से महंगा नहीं है। तीसरा, बढ़ते हुए ट्रेंड के अंदर है। चौथा, डेरिवेटिव्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रहा है मार्केट के छोटे से ही पुल बैक में। एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट फेडरल बैंक पे सर। जी, आप फेडरल बैंक की बात कर रहे हो, बिल्कुल डीपी जी, मैं पहला ट्रेड ही फेडरल बैंक है और बिल्कुल मैं बार बार निफ्टी, बैंक निफ्टी के रिवर्सल की बात कर रहा हूँ। और आप देखो, इस बाजार में रिवर्सल की बात करना भी बहुत टफ होता है, स्पेशली जब इतना FIs की सेलिंग हो रही है। बट कहीं ना कहीं लॉजिक की वजह से यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, देखो ऊपर में बिकवाली आ सकती है क्योंकि बाजार में मेजर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, बट नीचे से रिकवरी के मल्टीपल संकेत बाजार में मिले, इसकी वजह से थोड़ा सा कन्विक्शन बढ़ा है। ओके, फेडरल बैंक की बात करें, मेरा ऐसा मानना है ये परफॉर्म करेगा। 210 212 का टारगेट है, वो आपको अचीव होता हुआ नजर आएगा।
तो फेडरल बैंक भी पॉजिटिव बायस है, और इनफैक्ट कोई पोजिशनल भी देखना चाहता है तो 225-235 तक के लक्ष्य भी फेडरल बैंक में लगा सकते हैं, जो मौजूदा लेवल से 15 से 25% की अपसाइड है। ठीक है। तेजस, एक छोटी सी हेल्प करो हमारी आप। ऑप्शंस का ट्रेड अगर कोई है बैंक निफ्टी का, तो देखो एक ही मिलेगा आपको 27 तारीख वाला, अब और तो वीकलीज तो ख़त्म हो गई हैं। एक बार ज़रा चेक करो क्या बैंक निफ्टी का ऑप्शंस का ट्रेड ले सकते हैं। 50-500 वाली कॉल 27 तारीख की, एक बार ज़रा स्क्रीन पे फायर करना। हाँ, 50-500, क्योंकि ये बेस बन रहा है तो इसी की मैं कॉल के साथ ही काम करना चाहता हूँ। एक बार 50-500 की कॉल अभी चल रही है 572 पे। अभी इसने एक ट्रेंड रिवर्सल किया है, क्या प्लस कर लूँ इसको मैं? मेरा टारगेट 200-250 रुपये मिलेंगे मेरे को इसमें अगर चला तो। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए जी, माफी चाहूंगा। हाँ, कोई भी बता दीजिए। चंदन जी आपको बता, हाँ कोई भी बता दीजिए। तेजस आप बताइए पहले, चलिए आप बताइए तेजस। डेफिनेटली इसमें ट्रेड ले सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी एक चट्टान की तरह रुका हुआ है। क्वार्टरली चार्ट देखेंगे तो 49,650 का लेवल था। निफ्टी ने क्वार्टरली चार्ट का लो ब्रेक कर दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी भी वो लेवल तोड़ा नहीं है। और 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट करके बैंक निफ्टी में अच्छा खासा पुल बैक रैली देखी है। और कल का जो हाई भी था 2 दिन का, वो भी निकाल दिया है। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली बैंक निफ्टी में जो 50-500 का कॉल है उसमें बाइंग कर सकते हैं। इसमें थोड़ा एक डीप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 390 का। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें 800 से लेके 900 तक के भी टारगेट बन सकते हैं। धीरे धीरे करके कॉल एक्टिव भी हुई है, थोड़ी चल भी रही है, वॉल्यूम भी आ रहा है इसके अंदर। और आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर एक बाय पोजीशंस ले सकते हैं। 50-500 की कॉल है, 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। छोटा सा पुल बैक लेना है तो बैंक निफ्टी के अंदर ये एक अच्छा ट्रेड है। देखिए प्रीमियम्स नहीं है फ्यूचर्स के अंदर ज़्यादा, नहीं तो अमूमन बैंक निफ्टी 200 पॉइंट का प्रीमियम लेके चलता है, लेकिन वो प्रीमियम शेड है। तो ऑप्शंस के ट्रेड के अंदर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। एक बार चंदन सर आप भी चेक कर लो, ये 50-500 की कॉल बैंक निफ्टी की जरा लेवल्स हो तो वो आप भी बता दीजिए। कवरिंग हो रही है इसमें एक्चुअली थोड़ी। बिल्कुल डिम्पी जी, बहुत कम होता है कि आप जवाब देने की जल्दबाजी करते हो, क्योंकि मार्केट इतने दिन ऐसा नहीं था और पहली बार सिग्नल मिला है कि थोड़ा सा मोमेंटम बनेगा। आई थिंक वही वजह थी कि एक बार फटाफट ट्रेड लपकने का हम प्रयास कर रहे थे। तो बिल्कुल ये ट्रेड लिया जा सकता है। और मेरे हिसाब से इस ऑप्शंस में आपको 450 के आसपास का सपोर्ट रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको 750 तक के अपसाइड बनेंगे। मेरा मानना है 750 से लेके 51,000 तक का लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी में बनेगा, और 23,750 आपको आज के दिन निफ्टी के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों लेवल के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और इनको प्ले करने के लिए इनके ऑप्शंस को अपने स्विंग में ट्रेड करने चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए दोनों एनालिस्ट है, दोनों एनालिस्ट का व्यू एक जैसा ही है। और एकदम से जिससे कह रहे हैं ना, एक वर्ड अभी चंदन जी ने इस्तेमाल किया कि लपक के लेना चाहिए। और आप देखो ना 600 रुपये का भाव हो गया। अभी 572 के रेट पे तेजस ने शुरू किया था बोलना। मेरे को ऐसा नहीं है कि 25 रुपये मेरे को कोई इंटरेस्ट है इसके अंदर। ये बढ़िया कॉल चल सकती है अगर टाइमली प्लस हो जाती है तो ये, क्योंकि अगर 51,000 तक बैंक निफ्टी को जाना है, 50-500 का सारा राइटर कवर होके आएगा सिस्टम के अंदर, और लो प्रीमियम पे है, कवरिंग हो रही है। तो आई होप सो कि इसके अंदर एक मोमेंटो बन जाना चाहिए। बट रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखिएगा, रिवर्सल और रिकवरी में फ़र्क है। रिकवरी शुरू हो रही है, दिख रहा है ऐसा, बट रिवर्सल हो जाएगा इसका कहने के चांसेस अभी मुश्किल हैं। तो इसलिए अपनी दृष्टि बनाए रखिए। 613 अब हो चुका है, ऑलमोस्ट 30%। क्या देखते ही देखते अब 622, 625 का लेवल भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 32% हो गया ये कॉल, और आपके सामने ही हमने एक्सपेरिमेंट किया। कोई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपके सामने ही है ना। ये अभी 572 का रेट था, अभी 640 का रेट ऑलमोस्ट हो गया है। बस चंदन जी जैसे ने कहा ना कि एक लपक लेना चाहिए, ये लपकने वाला ट्रेड था। और कोइंसिडेंटली मैंने भी उसी समय ही देखा ये, और मेरे को भी दिखा तो ज़बरदस्त ट्रेड बना। आपकी स्क्रीन पर 648 का भाव अभी दिख रहा है। अब बाय की स्टैंप लगाएंगे तो थोड़ा हम लेट भी हो गए, बट उसी समय ठोक देनी चाहिए थी बाय की स्टैंप, जिस समय चंदन जी और तेजस जी बता रहे थे। बट एनी हाउ ट्रेड बड़ा मिल सकता है, अच्छा मिल सकता है। तो अपने ट्रेडिंग एबिलिटीज़ को थोड़ा ठीक कर लीजिए। और मेरे को लग रहा है कि ये ट्रेड छोटे छोटे पुल बैक ट्रेड करने में आपको बढ़िया इंटरेस्ट देगा। चंदन सर, तेजस सर, थैंक यू वेरी मच इस कॉल के अंदर टाइमली एंट्री करवाने के लिए। अब अपने ही रेंज का भले स्टॉप लॉस भी लगा देंगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 572 का पकड़ के बैठो सौदे को। कहते हैं ना चंदन सर, आपकी कंपनी का है ना, ये तो एक स्लोगन है ना वो, मतलब बाय राइट एंड सिट टाइट।
कि सही खरीद लो, फिर सिट टाइट, आराम से बैठे रहो, देखो फिर एकदम से जूम करेगा मार्केट। तो अभी आपके सामने ही है 644 647 का रेट तो स्क्रीन पर हमको दिख ही रहा है। खैर, मेरे सहयोगियों के पास भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। आशीषा, आप भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़, लेकिन इसके अलावा आईटी सेक्टर पर नज़र डालते हैं। याद रखें, मंथ टू डेट बेसिस पर देखें तो अभी भी आईटी सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है। इनफैक्ट एक अकेला सेक्टोरल इंडेक्स है जो हरे निशान में है मंथ टू डेट बेसिस पर करीब 3.5% की तेज़ी के साथ। लेकिन इस हफ्ते आईटी शेयरों में थोड़ी सी नरमी दिखी है। चंदन, आपसे पूछना चाहूँगी, एम्फेसिस की हमने बात मार्केट ओपन शुरू होने से पहले भी की थी, लेकिन इसके अलावा कोई और स्टॉक आईटी सेक्टर से जहां पर आपका नजरिया पॉजिटिव होगा? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से डिक्सन पे फोकस करना चाहिए बिना लेट किए। किसी को ऑप्शन लेना है तो ऑप्शन ले, फ्यूचर लेना है तो फ्यूचर ले। डिक्सन स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइस सेटअप यहाँ पे बना हुआ है, बहुत अच्छा प्राइस बिहेवियर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला, और डिक्सन पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। 14,850 का सपोर्ट है, 15,750 तक के टारगेट बनने चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पूरा मार्केट इस दावेदारी में अपनी ताल ठोकता हुआ नजर आएगा, और कहीं ना कहीं आप देखोगे बैंक निफ्टी के बाद थोड़े बहुत आईटी काउंटर परफॉर्म कर रहे हैं, तभी निफ्टी आज थे भी 750, और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 51,000 तक का लेवल बनाएगा। तो डिक्सन तो पहला ट्रेड रहेगा मेरे हिसाब से। कन्विक्शन के हिसाब से आप ट्रेड देखोगे तो फेडरल बैंक के बाद मेरा कन्विक्शन डिक्सन में रहेगा, जहां पे आपको 3-4% का इंट्राडे स्विंग में मिल जाए। बट यस, एम्फेसिस की बात करते हो, हल्का से रिवर्सल है, इतना स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी आप 2740 के सपोर्ट से 2920 तक के टारगेट के लिए इसको ट्रेड कर सकते हो। बट अगेन, डिक्सन और फेडरल बैंक 2 प्रिफर्ड ट्रेड मेरे आज के मार्केट में इस निफ्टी के बड़े रिवर्सल के दौरान रहेंगे। डिक्सन टेक और फेडरल बैंक, और उसके अलावा एम्फेसिस, ये कुछ स्टॉक आइडियाज चंदन की तरफ से। तेजस, आपसे पूछना चाहूंगी, 2 ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स जहां पर आज अच्छी तेजी दिखी है, एक है एक्साइड इंडस्ट्रीज 3.5% से ज्यादा की तेजी, और भारत फोर्ज भी 2.5% से ज्यादा ऊपर। दोनों स्टॉक्स पर क्या राय होगी? साइड इंडस्ट्री में अगर देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है, स्टॉक थोड़ा ओवरसोल्ड था, तो हम एक पुलबैक रैली देख रहे हैं। स्टॉक में अभी भी कोई भी रिवर्सल साइन है नहीं। मुझे लग रहा है यहाँ से अगर कोई रैली आती है और स्टॉक अगर ऊपर के जाके 445 से लेके 450 के करीबन जाता है, वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। 20 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज है, तो किसी की भी लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई है तो वहां पे निकल जाना चाहिए। दिस इज जस्ट अ पुलबैक रैली एंड नॉट अ रिवर्सल। और भारत फोर्ज की हम बात करें तो भारत फोर्ज में भी उसका जो स्ट्रक्चर है बेटर है। डेली चार्ट पे स्टॉक डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो कोई हाई रिस्क ट्रेडर है तो इसमें एक बार रिस्क लेके बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। 1300 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में मुझे लग रहा है 1380 से लेके 1400 तक के भी लेवल आ सकते हैं भारत फोर्ज में। 1380 से 1400 तक के लेवल्स भारत फोर्ज में दिखाई दे सकते हैं। याद रखें, निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर तो था ही कल के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन नैल्को, हिंडाल्को और वेदांता, ये 3 स्टॉक्स थे जहां पर कल अच्छा एक्शन दिखा। आज ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है। हिंडाल्को थोड़ी सी नरमी के साथ कारोबार, वही वेदांता और नैल्को में 0.1 से 0.4% की तेज़ी दिखी है। चंदन, इन तीनों में से कोई एल्यूमिनियम स्टॉक्स जहां पर आपकी कुछ राय होगी? वो हिंडाल्को और वेदांता की बात की, मैं नैल्को पे फोकस करूंगा, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन को काफी अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला, और ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस डे का जो एक मोमेंटम है वो यहाँ पे बरकरार रहना चाहिए। 234 का सपोर्ट है, ऊपर 252 के स्विंग के लिए। बिल्कुल, तो ये नज़रिया नैल्को पर। याद रखें, नैल्को तो कल करीब 10 से 12% की तेज़ी यहाँ पर दिखी थी, चाइना से न्यूज़ फ्लो आया उसके बाद। लेकिन इसके अलावा आईटी सेक्टर से कुछ स्टॉक्स की हमने बात की, लेकिन कोफोर्ज और टेक महिंद्रा, इन दोनों स्टॉक्स पर भी नज़र डालेंगे। तेजस, आपका नज़रिया क्या होगा? कोफोर्ज 2% ऊपर और टेक महिंद्रा में भी 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। देखिए, कोफोर्ज तो एक कंटिन्यूसली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है पिछले 3-4 महीनों से, और स्टॉक लगातार नए नए हाई बना रहा है। जो स्टॉक की 20 दिन की मूविंग एवरेज है उसको कभी भी उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया है, तो जब भी कोई करेक्शन आता है स्टॉक 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके एक नया हाई बना रहा है। आज के सत्र में भी स्टॉक ने अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। 8,160 का एक रेजिस्टेंस है स्टॉक में। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है,
और 8,250 से लेके 8,300 तक के भी लेवल देख सकते हैं। और टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। कल के सत्र में हमने एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखी थी, उसकी जो 50 दिन की मूविंग एवरेज से रिबाउंड किया है स्टॉक ने, और 3 दिन के जो हाई थे स्टॉक ने आज निकाल दिए, तो डेफिनेटली ट्रेडिंग के लिहाज से भी इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 1650 का इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और लक्ष्य रहेगा 1730 और 1755 का। ऑलराइट, तो ये राय टेक महिंद्रा पे आती हुई तमाम आईटी सेक्टर्स पर हमारे एक्सपर्ट्स का व्यू है, क्योंकि जो रीबाउंड है वो काफ़ी मजबूत है। बट जिस तरीके का मूवमेंट मार्केट्स में आ रहा है, मेरे हिसाब से तो शायद आंखें तरस गई थी इस तरीके का मूव देखने के लिए, क्योंकि मात्र 4 काउंटर्स हैं निफ्टी 50 में जहां पर गिरावट है, और सभी स्टॉक्स में आधे % से भी ज़्यादा कम की गिरावट फिलहाल हम देख रहे हैं। इंडिया विक्स सपोर्टिव है, वहां पे 4.5% का करेक्शन है। और ब्रेथ ऑफ द मार्केट आप देखिए, NSE और BSE पर एडवांसेस डिक्लाइनिंग का रेशियो देखेंगे तो बहुत ही कम स्टॉक्स हैं जिनमें अभी फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर हम देखें तो चौतरफा तेजी आज मार्केट्स में देखने को मिली, और कई दिनों के बाद जो है एक अच्छी रिकवरी फिलहाल निफ्टी और निफ्टी बैंक दिखा रहा है। कितना भरोसा किया जाए इस पर चर्चा जारी है, पर कुछ एक काउंटर्स अच्छी तरीके से मूवमेंट दे रहे हैं। और चंदन, मैं एक बार आपसे रैमको सीमेंट्स पे राय लेना चाहूँगी। हालांकि ये काफ़ी स्लो मूवर काउंटर है, हम आमतौर पर इस पर डिस्कस भी नहीं करते हैं, पर मेरे रडार पे इसलिए आया चंदन क्योंकि मार्केट के पूरे सेल ऑफ में पहला इसका पार्टिसिपेशन काफ़ी कम रहा, दूसरा इसने अपने प्रीवियस हाईज लगभग 910 915 को आज पार करने की कोशिश कर रहा है। पर चंदन, क्या आप इस पे पॉजिटिव नजरिया बना रहे हैं, और क्या आपको लगता है यहाँ से एक अच्छी चाल चल सकता है रैमको सीमेंट्स? बिल्कुल चलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो पूरे बाजार में रिकवरी है, और 23,750 हम निफ्टी की बात कर रहे थे और 51,000 बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे। आई थिंक वो लेवल आपको जल्दी स्क्रीन पे दिखेंगे, और काफी कन्विक्शन, और ये कन्विक्शन बहुत कम आता है। और बैंक निफ्टी की जो डिम्पी ने ऑप्शंस की बात की थी, लगभग 585, 590, 600, वो ऑप्शन 700 के आसपास चला चुका है। ओके, डिक्सन और फेडरल बैंक 2 काउंटर हम बात कर चुके हैं, एम्फेसिस के रिकवरी की बात कर चुके हैं। रामको सीमेंट की बात करें तो बहुत अच्छा पैटर्न है। यहाँ पे 4 दिन का एक नैरो रेंज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक 900 के ऊपर होल्ड करने का अच्छा प्रयास किया, तो 897 जो आज का लो है उसी को सपोर्ट बनाए, ऊपर में 960 तक के टारगेट के। ऑलराइट, तो रैमको सीमेंट्स पर भी नजरिया। पर चंदन, शायद 750 था आपका उस कॉल ऑप्शन का टारगेट, और मैं इसकी बधाई आपको भी और डिम्पी को खास तौर से देना चाहूंगी कि जो निफ्टी बैंक का कॉल ऑप्शन हाईलाइट किया आप दोनों ने मिलकर, वहां पर हमारे एक्सपर्ट्स को एक अच्छा मुनाफा जरूर हुआ होगा। पर चंदन, क्या 750 के लेवल्स के लिए रुके यहाँ पर? देखिए, अच्छा मूवमेंट आया है, आपको रुकना है तो रुक सकते हैं। मोमेंटम में कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है 51,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में बनेंगे, और उसके लिए 150 पॉइंट और है। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि आप ट्रेलिंग भी कर सकते हो और दूसरे स्ट्राइक में भी शिफ्ट कर सकते हो। और ऑलरेडी आप देख रहे हो कि 125 रुपए का मूवमेंट तो इसमें आ चुका है, 704 के अभी हाई यहाँ पे बने हैं। तो 2 चीज करें, 715 भी हो गए, 713 भी हो गए, तो ट्रेलिंग करें। मेरे हिसाब से 640 का ट्रेलिंग कर ले। और दूसरा तरीका ये है कि किसी ने 100-150 पॉइंट कमा लिए हैं, तो 50-500 की कॉल में निकल के 50-700 की कॉल में चले जाइए, और जितना कमाया उसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए। या तो पैसा डबल हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं जाएगा। और मेरा तो ऐसा ही मानना है कि 50-500 का कॉल भी आपको जो 750 का टारगेट दिया है वो छूते हुए नजर आएगा। आपको जिस हिसाब से काम करना है आप कर सकते हो। ध्यान रखना है आप 50-500 इंडेक्स का ट्रेलिंग 51,000 के लिए, और निफ्टी कहीं ना कहीं 23,750 के लिए। ऑलराइट, तो देखिए क्लियर कट राय आती हुई आपके लिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में ऐसे मौके आप ना ढूंढें कि देखिए आज किस तरीके से शार्प रिवर्सल आया है मार्केट्स में, और ऐसे में जो निफ्टी बैंक ने आपको मौके दिए हैं कॉल ऑप्शन के जरिए भी, यानी कम कैपिटल में एक अच्छे मूव को आप छोटे समय में कैप्चर कर सकते हैं। यही हमारी कोशिश रहती है। तो इसका शुक्रिया और इसका श्रेय जो है डिम्पी को भी देना चाहेंगे, और साथ ही चंदन ने भी आपको क्विकली गाइड किया कि कैसे अपने जो लेवल्स हैं उसको ट्रेल करना है, या फिर अगर आपने ऑलरेडी मुनाफा कमा लिया है तो इसको बुक करके आगे की कॉल पर शिफ्ट हो जाए, वहां पर प्रीमियम्स। मैं इसमें ना तेजस को भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि तेजस ने भी हमको पहले गाइड किया था कि इसके अंदर ये आप बिल्कुल पकड़े। फिर बाद में मैंने चंदन से भी ट्रेड लिया, तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यही अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है मार्केट के अंदर, यही छोटा सौदा है ना, यही तो लैब ट्रेड है जिसके बारे में शीशा रोज सुबह 7 बजे हमको फ़ोन करती है। मैं उस समय गाड़ी में होता हूँ, मैं गाड़ी को भी बड़ी मुश्किल से चला रहा होता हूँ, लेकिन शीशा के सामने वो रोज़ लेवल डिस्कस करते हैं।
और यही बात करते हैं कि नहीं आप लैब ट्रेड करो, छोटे छोटे ट्रेड करो, आप ज़रूर मार्केट में रहो, क्योंकि मार्केट कब 550 पॉइंट का रिकवरी दे देगा ना आपको और हमको पता भी नहीं चलेगा। और मैं आपको ट्रस्ट वर्दी बताऊं, पहले 5 से 10 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर स्पार्क ही नहीं था। बैंक निफ्टी में स्पार्क बाद में आया है, स्पार्क पहले निफ्टी के अंदर था, आप देखेंगे तो। लेकिन जैसे से विक्स थोड़ा डाउन हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, फिर बैंक निफ्टी ने शूट किया अपने हिसाब से। और एक मर्यादा है हर चीज़ की, अपने एक लेवल्स की भी, तो मर्यादा के साथ आप काम करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहें, टाइमली प्रॉफिट बुक करते रहें। और हमेशा ये बात ध्यान रखें, चंदन सर ने जो स्टार्टिंग में की है कि रिवर्सल और रिकवरी में फ़र्क है। रिवर्सल नहीं आया, बट हाँ रिकवरी स्टार्ट हुई है, ये साइन देख के अभी अच्छा लग रहा है। सृष्टि, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए प्लीज़। जी बिल्कुल, तेजस और चंदन और डिम्पी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर इस बीच कई सारे और भी स्टॉक्स हैं जो कि धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हैं, और निफ्टी बैंक ने हालांकि एक ज़बरदस्त मूव ज़रूर दिखाया है। पर तेजस, एक बैंकिंग स्टॉक जिस पे खास तौर से मुझे आपका व्यू चाहिए वो है कोटक महिंद्रा बैंक। हालांकि काफ़ी बीटन डाउन नेम है, पर 1730 के आसपास जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ये चलने के लिए तैयार है? क्या यहाँ पर पॉजिटिव नज़रिया बनाएं, या फिर अभी भी स्लो मूवर ही रह सकता है कोटक महिंद्रा बैंक? प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की बात करें और कोटक बैंक जो है उसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है कंपैरेटिवली वीक है। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाना है तो एचडीएफसी बैंक विल बी अ बेटर बेट। 200 दिन की लोअर मूविंग एवरेज तोड़ दिया है कोटक बैंक ने और लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है। और जो छोटी अवधि की जो मूविंग एवरेज है 20 दिन और 50 दिन, उसके भी कंसिस्टेंटली नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक में तो कोई स्ट्रेंथ है नहीं टेक्निकली। कंपेयर टू दैट एचडीएफसी बैंक इज अ बेटर बेट। एचडीएफसी बैंक का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बना रहा है। स्टॉक अपनी 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। 200 दिन की मूविंग एवरेज तो काफी दूर है, और 1600 के करीबन तो पोजिशनली काफी अच्छा बेस बना दिया है। किसी को ट्रेडिंग के लिहाज से लेना है तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक में खरीदारी कर सकते हैं 1670 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में लक्ष्य रहेगा 1780 और 1795 तक के। ठीक है, डन। चंदन सर, मैं आपसे शेयर पूछूं तो थोड़ा ख़राब भी हो सकता है मैं उस जगह पे हिट ना करूं। आपके पास कोई शेयर है जो आपकी लिस्ट में अभी अभी आया है या नोटिस करें तो जरा वो बता दो। फिर मैनेजमेंट जुड़ रही है जैगल की, उनसे बातचीत करेंगे, इसलिए पहले अगर आपके पास कोई शेयर है तो बता दो जरा। कि हम बात कर चुके हैं डिम्पी, एक तो फेडरल बैंक की बात कर चुके हैं और एक डिक्सन की बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इन दोनों काउंटर को ध्यान रखना चाहिए। और इनफैक्ट आप देखोगे ये काउंटर ही आज एफएनओ के टॉप गेनर्स है। डिक्सन फेडरल बैंक तो हमने मार्केट खुलने से पहले चर्चा स्टार्ट की थी, और डिक्सन भी बाद में समझ में आया। तो ये दो काउंटर तो आप ध्यान में रखें। उसके अलावा यदि आपको तीसरा काउंटर ढूंढना है तो आई थिंक आप लोगों ने डिस्कस किया था रामको सीमेंट, जिसका प्राइस सेटअप काफी अच्छा है। रामको सीमेंट को रडार पे रखें, और आई थिंक यही सब परफॉर्म करेंगे इस बाजार। अब हम एक मैनेजमेंट से जुड़ने की कोशिश करते हैं, और वो हैं जैगल के एमडी एंड सीईओ अविनाश जी, और उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। अविनाश सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, आपकी कंपनी और आपका भी नाम बहुत ही अच्छा है, मेरे को आपका नाम बहुत पसंद आता है अविनाश। एक बार आपको ध्यान है हम बीएससी में जब हमारा 3 साल की सेरेमनी पूरी हुई थी, तब उस समय भी आप मेरे साथ ही बैठे थे उस पैनल में, तब भी मैंने कहा था मेरे को आपका नाम भी काफ़ी पसंद आता है। आपका नाम बहुत सुंदर है आपका, अविनाश। बाय द वे सर, मैं कंपनी पे आता हूँ जरा, क्योंकि ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर, मैं इसलिए आना चाहता था कि आपने जो रेवेन्यू की गाइडेंस है उसको 50 to 55% किया है। ये पहले 40 to 45% के आसपास हुआ करती थी। तो ये कॉन्फिडेंस, ये करेज आपके क्यों आ रहा है, और इसके पीछे की फोर्स क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपी शो में बुलाने के लिए। देखिए, बिजनेस जो है मोमेंटम बहुत अच्छा पिकअप कर रही है, और अगर आप पिछले क्वार्टर की ग्रोथ देखेंगे, इस क्वार्टर की ग्रोथ देखेंगे, इस क्वार्टर हमारा ग्रोथ 83% था, पिछले क्वार्टर कुछ 116-118% था। तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग दिख रहा है हमको बिजनेस में। और अगर आप देखेंगे जो टेल विंड्स हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां डिजिटाइज करना चाहती हैं, और उनके पास विकल्प बहुत कम रह गई हैं मार्केट में उन फिनटेक्स की जो बहुत स्टेबल हैं, कंप्लायंट हैं, और जिनका मतलब पूरा लेखा जोखा हर क्वार्टर उनको
आमने सामने दिखता है। तो एंटरप्राइज कस्टमर्स इसको बहुत वैल्यू करते हैं कि आपके जो भी परफॉर्मेंस है वो उनको क्लियरली दिख जाए, तो उसका उसका फायदा हमको मिल रहा है। बिल्कुल। तो आपने 2024 मार्च के बाद ऐसा कहा था कि रेवेन्यू डबल करना चाहते हैं 2 साल के अंदर। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये प्लान ऑन ट्रैक है कि नहीं, और अगर आप 3 से 4 साल का नजरिया दें रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर, तो वहां पर आपके क्या टारगेट्स होंगे? देखिए, ट्रैक पे तो बिल्कुल ही है, शायद उसको हम थोड़ा ओवर अचीव भी कर दें, क्योंकि जो मोमेंटम इस साल का दिख रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, और आने वाले क्वार्टर्स का भी जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। आने वाले 3-4 साल में हमें ग्रोथ तो बहुत अच्छी स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि इसमें 3-4 कारण हैं। एक तो भारत ग्रो कर रहा है, दूसरा डिजिटाइजेशन का जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग है, तीसरा बिगेस्ट होने का और इन द स्पेंड मैनेजमेंट स्पेस उसका काफी बेनिफिट हमको मिल रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं अभी, और बहुत सारे अनाउंसमेंट्स भी हमने हाल फिलहाल में किए हैं, जो साइनअप्स किए हैं। उसका हमको फायदा मिलता है, क्योंकि लोग जब देखते हैं कि बाकी कंपनियां आपके साथ जुड़ रही हैं, बड़ी बड़ी बैंक्स आपके साथ काम कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ वो काम करना पसंद करते हैं। ऑलराइट, नमस्कार अविनाश, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। मैं आपसे 2 सवाल जानना चाहूँगी, 2 सवालों के जवाब। सबसे पहले कि कंपनी के पास कैश लेवल्स कितने हैं, क्योंकि इसलिए भी ये सवाल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल फिलहाल आपका नज़रिया कुछ एक नए M&As की तरफ भी था कि कंपनी उसके लिए भी ओपन रहेगी। तो ऐसे में कौन सी M&A की अपॉर्चुनिटीज़ पर आपका फोकस है, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट्स जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे, और इसमें कैश लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो उसकी भी स्थिति पर एक बार अपना व्यू दीजिए। देखिए, कैश लेवल्स तो हमारे पास बहुत अच्छे हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल हैं हम, और 5 साल से प्रॉफिटेबल हैं, तो कैश लेवल्स की हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास काफी सारा आईपीओ का पैसा अभी भी मतलब अवेलेबल है टू बी एबल टू डिप्लॉय फॉर वेरियस पर्पसेस। और अभी हम M&A की इसलिए देख रहे हैं, क्योंकि काफी सारे जो स्टार्टअप्स हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, वो काफी दिक्कतों में आ गई हैं। हाल फिलहाल में भी सुर्खियों में आया है कि काफी सारी ये कंपनियां, इनका थोड़ा बहुत आप देखेंगे तो या तो वो मार्केट में हैं टू रेज मनी और पैसा नहीं उठा पा रहे हैं, या उनकी सेल हो रही है। तो अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे कस्टमर बेसिस हैं, और अच्छे किफायती में थोड़ा मुश्किल हो जाए किसी को भी इस स्पेस में एंटर करने के लिए। तो वो हमारी सोच है, हमारी कोशिश है कि हम इतना अच्छा करें और इतना हम अच्छे हमारे कस्टमर्स को और यूजर्स को एक्सपीरियंस दें कि वो हमसे ही जुड़ना चाहें और हमारे साथ ही काम करना चाहें। अविनाश सर, अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करती हो तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। टिपिकली आप काफ़ी एग्रेसिव दिखते हैं इन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि आप जो अलायंस करते हैं, स्ट्रेटजिक अलायंस कर रहे हैं, एंड एक्विजिशन ऑल्सो। तो क्या कोई स्ट्रेटजिकल अलायंस आपकी पाइपलाइन में है जो अगले 1 से 1.5 क्वार्टर के अंदर हम सुन लेंगे? अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करते हैं तो आप बता भी सकते हैं, या कोई एक्विजिशन? देखिए, काफी सारी चीजें लाइंड अप हैं। मैं आपको स्पेसिफिक्स नहीं दे सकता हूं दीपी, क्योंकि अभी तक इनकी घोषणा नहीं हुई है, पर काफी सारी चीजें लाइंड अप हैं। बोथ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, कुछ M&A की भी बातचीत चल रही है, और काफी सारी घोषणाएं आप आने वाले दिनों में भी, आने वाले हफ्तों में भी सुनेंगे हमसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने हिंट कर दिया। एक्चुअली मैं इन्वेस्टर और व्यूअर दोनों हूं, तो मैं व्यूअर्स के तौर पर तो सुन लिया, लेकिन इन्वेस्टर्स के तौर पर जो भी आपने बात बोले वो मेरे दिलो दिमाग में छप गई है। अब मैं वापस अपने ड्राइंग रूम में जाऊंगा और इसमें थोड़ी एनालिसिस करूंगा कि जो आपने बात रखी है उसको कैसे उसका बेनिफिट लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है हमेशा से आपकी बातचीत करके, और आप काफ़ी जिद्दन दिल इंसान हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से बातचीत करके थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मार्केट्स पे वापस लौट आते हैं, तो इस बीच ये 200 पॉइंट की जो बढ़त है वो जस्ट के तरस है। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर स्विंग्स थोड़े वाइल्ड है। थोड़ा ओपन इंटरेस्ट वगैरह के हिसाब से भी कैलकुलेशंस हैं, बट ठीक है, जो भी है चल रहा है। आप आराम से ट्रेड कीजिए मार्केट के अंदर। कुछ और पोजीशंस भी बनी है बाजार के अंदर लॉन्ग साइड पे, मैं एक बार ज़रा वो भी आपके सामने रखता हूँ। चंदन और तेजस मेरे साथ बने हुए हैं। तेजस, जब तक एक काम करेंगे आप, ये जैगल के चार्ट देख लेंगे। अभी मैनेजमेंट थी, चर्चा आपने भी सुनी होगी, आपके कान में भी गई होंगी बातें।
एक बार जरा जैगल का चार्ट देखना, कोई ट्रेड है तो फिर बताओ, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। स्टॉक अभी रेजिस्टेंस के करीबन चल रहा है। 459 का इसका प्रीवियस स्विंग हाई था, आज 463 का टॉप बना के मुनाफा वसूली देख रहे हैं। इसमें ट्रेड है, लेकिन आपको डिप में खरीदारी करनी है स्टॉक। अगर ये स्टॉक आपको 445 के करीबन मिल रहा है तो एक अच्छा खासा बाइंग लेवल रहेगा स्टॉक में। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लगाना पड़ेगा 425 का, बट अगर आपका हफ्ते 10 दिन का नजरिया रहेगा तो मुझे लग रहा है कि इसका स्टॉक का जो प्रीवियस स्विंग हाई है, ऑल टाइम हाई 493 का, वहां तक भी स्टॉक जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए जैगल में। चंदन सर, ये आइशर ना अपने एक रेजिस्टेंस एरिया को पार कर रहा है, 4960 4980 वाला। हाँ, ये रेजिस्टेंस को पार करने पे प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 5000 के जॉनर में आके ट्रेड करने लग जाएगा ये? अगर ये पार होगा तो, अगर ये शेयर ठीक नहीं लग रहा तो इसकी जगह पे मैं आपको एक शेयर और देखना चाहूँगा, आप उसको भी देख से लेना। वो है कफोर्ज। ये अभी एकदम से सडन स्पाइक के साथ ऊपर टंगा हुआ है, ये भी अपने रेजिस्टेंस एरिया को पार कर रहा है। बिल्कुल, कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज काफी अच्छा लगता है, और आईटी में आप देखोगे मेरे को कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम दोनों ही दमदार लग रहे हैं। दोनों में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। कोफोर्ज की हम यदि बात करें पहले, तो लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। इसके चार्ट को देख के कहीं लग ही नहीं रहा है कि निफ्टी ऊपर के लेवल से करेक्टिव मूव दिखा चुका है। तो स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी। 8040 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 8550 तक के टारगेट बनने चाहिए। परसिस्टेंट सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पे भी अब 8 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। 5770 5790 के ऊपर टिकता है तो नई रैली स्टार्ट होगी। 5650 के सपोर्ट से 6000 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम दोनों अच्छे लग रहे हैं। बैंकिंग में फेडरल बैंक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। निफ्टी की बात करें तो भी यहाँ पे है, तो पूरा बाजार भी सपोर्ट कर रहा है, और ये सिलेक्टिव सेक्टर ओके स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा दमदार परफॉर्मेंस और मोमेंटम देखने को मिले। चंदन सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपने समय निकाला, और आप जॉर्जिया की यात्रा से थक गए होंगे तो आराम कीजिए, कल छुट्टी है सर। अच्छा सर, कल आप वोट करने भी जाएंगे, आप तो मुंबई में ही है ना? तेजस, आप भी मुंबई में ही है ना? मैं भी मुंबई में हूँ, और मैं तो सभी सिटीजन को है जो महाराष्ट्र के, सबको दरखास्त करूंगा कि प्लीज जाइए और वोट कीजिए। ये आपको अपॉर्चुनिटी है अपने अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की है, तो प्लीज गो एंड वोट। बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड। चंदन सर, आपका एरिया कौन सा लगता है? जी देखिए, मेरा इधर आप देखोगे मलाड साइड में वो लोकेशन रहेगा, और मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पे जो उम्मीदवार है, मेरे दोस्त भी है, बट ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग दृष्टिकोण दिखाती है, तो बिल्कुल। और सबसे यही निवेदन है कि बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा ले। और यूजुअली महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि इलेक्शन का दिन यदि वीकेंड के पास है तो लोग साइड में चले जाते हैं, बट अब की बार वीक के बीच में है, और सभी से यही निवेदन है कि मतदान करें। और बिल्कुल ये सबका कैंपेन चल रहा है, इफ यू डोंट वोट यू डोंट हैव राइट टू कंप्लेन। यस यस, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, दोनों पॉइंट ठीक किए। और ये अच्छा है कि बुधवार के दिन पड़ा, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे वर्किंग है, आप फंस गए हो, आप एक्सटेंडेड छुट्टी भी नहीं ले पाओगे। तो कल सभी लोग जाके मतदान करें, इसका फ़ायदा उठाएं, और अब मतदान करना आपका मतलब मौलिक अधिकार है, जिसका पूर्ण फ़ायदा आपको लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी। तेजन सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। वैसे तो